22 जुलाई का दिन खत्म होने को था और शिनपेई के सारे फ्रेंड्स सेफ थे। उशिहो हिजुरू से पूछती है कि हाइन एक छोटी सी बच्ची थी ना, तो वो इतनी इविल कैसे बनी। बेसिकली उशिहो को डर था कि अगर कभी वो भी ऐसी हरकतें करने लग जाएगी तो बहुत बुरा होगा। लेकिन यहाँ हिजुरू कहती है कि अगर उशिहो ऐसा कुछ करती है तो वो उशिहो को अपने हाथ से ही खत्म करेगी। यहाँ मियो की शैडो उसे शिनपेई को अपने दिल की बात कहने को भी कहती है। वहीं डॉक्टर हिशिगाता सो को उसकी मदर की एशेस दिखाते हैं और हम समझ पाते हैं कि सो की माँ तो 2013 में ही चल बसी थी और प्रेजेंट टाइम में तो ये उनकी शैडो है और ऐसा मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था। डॉक्टर हिशिगाता का कहना था कि उन्होंने तोकिको को एज सक्सेसर चुना टू सर्व हाइन क्योंकि सो लोगों की केयर करता था और ऐसे में उसके लिए किसी भी इंसान को मारना पॉसिबल नहीं था। यहाँ हम देखते हैं कि तोकिको अपने डैड को फुली रिस्पॉन्सिबल मानती थी फॉर एवरीथिंग और वो शिनपेई को आज रात सोने को कहती है एज वो बहुत टाइम से सोया नहीं था। उस रात सारे क्लिनिक में सोते हैं और हम देखते हैं कि नेजू और उशिहो नेजू के घर जाते हैं, जहां उशिहो अंदर उसके पत्नी को देखती है जो 14 साल पहले एक शैडो बन गई थी और ये आज रात उस शैडो को खत्म कर देते हैं। खैर अब सारे 23 को रेडी होते हैं और ये 2 टीम्स में बढ़ जाते हैं जो टाउन में शैडोज को ढूंढेंगे। निकलने से पहले मियो उशिहो को उसके हेयर स्ट्रैंड्स देती है, होपिंग कि वो इसका डेटा कॉपी कर अपने हेयर्स को बढ़ा लेगी। अगर आपको ध्यान हो तो वो लास्ट टाइम फाइट करते वक्त खराब हो गए थे। इससे उशिहो को बहुत हेल्प मिलती है और वो अपने हेयर्स वापस ग्रो कर लेती है। उशिहो और शिनपेई हितोबुची फैमिली के घर आते हैं जहां सारे अब शैडो बन गए थे। मिस हितोबुची शिनपेई और उशिहो की टीचर थी जो उनसे बहुत लगाव रखती थी और उशिहो को एक इंसिडेंट भी याद आता है जब मिस हितोबुची ने उसे समझाया था कि उशिहो के हाथ हमेशा लोगों की मदद करने के लिए उठने चाहिए, ना कि मारपीट करने के लिए। अब ये दोनों माउंट ताकानोसु में जाते हैं और वहीं कुछ बच्चों पर हितोबुची की शैडो हमला कर देती है। ऐसे में शिनपेई और उशिहो मिलकर सारा मामला ठीक कर देते हैं और बच्चों को भी शैडोज के बारे में समझाते हैं। अब वहीं पास में हाइन ने किसी टूरिस्ट पे भी फीड करा हुआ था, जिसके जवाब में अचानक से उशिहो कहती है कि हाइन एक बेवकूफ लड़की है। क्यों? क्योंकि उसे ये नहीं पता कि स्ट्रेंजर्स पे फीड करके वो हील नहीं हो सकती। लेकिन अगले ही पल उसे समझ में नहीं आता कि उसने ऐसा क्यों बोला। अब ये दोनों टीम्स मीट करते हैं और शिनपेई फिगर आउट करता है कि समहाउ शैडोज टाउन में ज्यादा नहीं थे और ऐसे में वो लोग कैसे भी कल की समर फेस्टिवल को कैंसिल नहीं होने देना चाहते थे। बेसिकली अगर आपको याद हो तो वहां काइंड ऑफ एक मास सैक्रिफाइस होने वाला था। इसके बाद शिनपेई हिरुको श्राइन के हेड प्रीस्ट काराकिरी से मिलने जाता है, जहां वो प्रोबेबली फेस्टिवल को रोकने की बात करता और दोनों टेंपल में बैठ के बातचीत करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हिजुरू सभी को हिरुको के लेजेंड के बारे में बताती है, जहां 1732 में एक भयंकर फैमिन आया था। इसमें हितोगाशिमा के कई लोकल लोगों की जान चली गई थी। दिन एक रोज लोगों ने देखा कि सी के बीच पे एक वेल आ गई थी। लोग बड़े खुश हुए इसे देखकर क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये भगवान का गिफ्ट है जिसे खाकर ये लोग रिवाइव कर पाएंगे। लेकिन सडनली कैमरा का फ्लैश जला और वेल ने पास खड़ी एक बच्ची का रूप धर लिया। तो आप समझ ही गए होंगे यहाँ क्या हुआ और लोग ये इंसिडेंट देखकर डर गए और वो उस बच्ची की पूजा करने लगे एज गॉडेस हिरुको और यही है हितोगाशिमा का लेजेंड। खैर अब टेंपल में उशिहो जो कि शिनपेई की वॉच के रूप में आई थी कंफर्म करती है कि कारीकिरी शैडो नहीं है, मतलब वो शैडो में तब्दील हुआ नहीं है, ही स्टिल इज अ ह्यूमन। शिनपेई और कारीकिरी बातों बातों में अपने पसंद या नापसंद के नॉवेल्स गेम्स के बारे में बातचीत करते हैं, लेकिन अचानक शिनपेई कारीकिरी से हिरुको के फोकलोर के बारे में बात करता है। ये बेसिकली हिजुरू की थियरी थी जिसके हिसाब से हिरोकू पहले स्पेस में रहती थी जो अपने बोरिंग लाइफ से परेशान होकर अर्थ पे आ गई। क्यों आई अर्थ पे? ताकि वो अलग अलग चीजों में खुद को कॉपी कर सके। तभी वो मेटियोराइट बन के ओशन में पहुंची और 300 साल बाद वो एक वेल बन के इस आइलैंड में आई। शिनपेई कारीकिरी को शैडोज के बारे में बताता है, लेकिन कारीकिरी हंसता है। शिनपेई अब कारीकिरी को 2 फोटोग्राफ्स दिखाता और कहता है कि तुम्हें तो सब पता होगा ना, क्योंकि तुमने तो अपने आंखों के सामने सब कुछ होता हुआ देखा है। अब दोस्तों उस फोटोग्राफ में कारीकिरी एक बार डॉक्टर हिशिगाता के ग्रैंडफादर के साथ था और एक बार उसके फादर के साथ। तो सोचने वाली बात यह है कि 300 साल से कारीकिरी एक जैसा ही यंग कैसे दिख रहा है। तो आखिर कारीकिरी है कौन अगर वो शैडो भी नहीं है? वो शीडे है। जी हाँ दोस्तों, हाइन का गार्डियन शीडे जो है वो यही कारीकिरी प्रीस्ट है। शिनपेई अब कारीकिरी को गन पॉइंट पे ले लेता है और ये डिराइव करता है कि शीडे या कारीकिरी ना तो फुली शैडो है ना ही फुली इंसान है, बल्कि वो एक हाइब्रिड है। तभी हम शिनपेई की टीम की पास्ट की प्लानिंग देख पाते हैं, जहां हिजुरू को सबसे पहले शक हुआ था कारीकिरी पे। कैसे शक हुआ? एक लूप में जब वो शीडे के साथ लड़ रही थी तो उसे शीडे से वैसी ही फीलिंग्स या वाइब्स आती है जैसा उसे कारीकिरी के साथ आती थी। मोरोवर शिनपेई को लग रहा था कि हीरो
हिरोकू को पूजने वाले प्रीस्ट को एटलीस्ट हिरोकू के बारे में पता होगा, या उसे कुछ तो पता होगा ही ना। और हाँ, श्राइन बिल्कुल डॉक्टर हिशिगाता के ओल्ड क्लिनिक के बगल में ही था, तो हाँ शायद ये दोनों कनेक्टेड होंगे। और क्योंकि शीडे हमेशा शैडोज को आर्मर बनाए रखता है, तो इससे सभी को लगने लगता है कि शीडे शैडो नहीं है, वरना वो तो ट्रांसफॉर्म कर लेता ना। डॉक्टर हिशिगाता शिनपेई से कहते कि ओरिजिनली शीडे ही को हिशिगाता ही हिरुको को सर्व करने के लिए ये क्लिनिक बनाए थे, और हाइन से उनको बेटा भी पैदा हुआ जो हर बर्थ में बिल्कुल शीडे ही को जैसा ही दिखता था। बेसिकली हाइन और शीडे ही को का बेटा ही कारीकिरी है, और ऐसे ही पीढ़ी दर पीढ़ी चीजें आगे बढ़ रही थी। लेकिन एक टाइम के बाद कारीकिरी और हिशिगाता फैमिली लाइंस दो हिस्सों में बट गया, जिससे एक फैमिली प्रीस्ट बन गए और एक फैमिली डॉक्टर्स। तो हाँ, ये थी इस फैमिली की हिस्ट्री, जो कि मैं होप करता हूं अब तक आपको क्लियर हो गई होगी। यहाँ मैं आपको एडिशनली बता दूं कि कारीकिरी हाइन का गार्डियन भी है और साथ ही उसका पार्टनर भी, जिससे कारीकिरी की जनरेशन आगे बढ़ती रहती है। अब प्रेजेंट टाइम में शीडे शिनपेई को बताता है कि हाइन ने कुछ लोगों को शैडो बना दिया था ड्यूरिंग द ग्रेट फैमिन, जिससे सारे लोग मछली वगैरह को फिश करके फैमिन से बच सके। तो अकॉर्डिंग टू शीडे, अगर हितोगाशिमा के लोग आज जिंदा है तो वो हाइन की वजह से ही जिंदा है। ये सब सुन उशिहो को गुस्सा आ जाता है और वो शिनपेई के वॉच से निकलकर शीडे को दो हिस्से में कर देती है। और ऐसा करते ही उशिहो सबको कॉल लगाती है ये बताने के लिए कि उसने शीडे को खत्म किया है। बट देन पीछे से रियल शीडे उशिहो के बॉडी को स्टैब कर देता है। जी हाँ दोस्तों, हम समझ पाते हैं कि शीडे ने शिनपेई के सामने अपने डॉपलगैंगर को बिठा के रखा था और असलियत में उसने उशिहो को खत्म कर दिया। मतलब शिनपेई के आंखों के सामने ही उशिहो खत्म हो जाती है। अब श्राइन में शीडे शिनपेई को भी खत्म कर देता है और इसी दौरान शीडे शिनपेई से कहता है कि तुमने सोचा भी कैसे कि तुम मेरे एंडिंग को खराब करोगे। आपको पता ही है, शिनपेई अगर खत्म होगा तो वो टाइम में वापस चला जाएगा। तो हाँ, समय में जाने के बाद अनफॉर्चुनेटली उसके साथ इस बार उशिहो नहीं होती। बेसिकली वो खुद को बच्चों के सामने पाता है इन द फॉरेस्ट। शिनपेई के सामने एक ब्लैक क्रो आ जाता है जो कि हाइन होती है, और हाइन सामने खड़ी एक बच्ची का रूप धर लेती है। अब बच्चों और शिनपेई के सामने कई सारे शैडोज आ जाते हैं और हाइन शिनपेई पे हमला करने ही वाली थी कि तभी वो शिनपेई के पॉकेट में कुछ तो भांपती है, जिसके बाद वो गुस्से में वहां से चली जाती है। लेटर शिनपेई देखता है कि उसके पॉकेट में उशिहो का शेल नेकलेस था और वो सबको कॉल लगाने के लिए फोन निकालता है। हम देखते हैं कि शिनपेई सबको बताता है कि उशिहो मर चुकी है और हमें अपना स्ट्रैटेजी चेंज करना होगा। लेकिन रियल शिनपेई तो इनको कॉल ही नहीं मिला पाता ड्यू टू नेटवर्क इश्यूज, और हम समझ पाते हैं कि ये तो हाइन है। जी हाँ दोस्तों, हाइन इन लोगों को दो हिस्सों में बांट दी थी, जहां वो हिजुरु की टीम को पास वाले आइलैंड में बुलाई थी, जबकि वो मियो और सो को बिस्तरों में मिलेगी। खैर, अब शिनपेई बच्चों को लेकर बिस्तरों में आता है और उसे पता चलता है कि उसके शैडो ने उसके दोस्तों को बुलाया है। तभी शैडो मियो को भी रियल मियो पिन करके रख गई थी और शिनपेई उसे लेकर सभी को सेव करने जाता है। वहीं रास्ते में कारीकिरी मियो और सो से मिलता है और वो अपने असली रूप में आता है। वहीं हिजुरु वाली ग्रुप तोरीजिमा आइलैंड की तरफ निकलती है और अब एक घमासान लड़ाई होने वाली थी। अब हिजुरु और हाइन एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, लेकिन पीछे से शीडे हिजुरु पे वॉर करता है, ऑल्दो हिजुरु इससे बच जाती है। अब 14 साल पहले रियोनोसुके के मरने के गिल्ट में हाइन ने उसकी डेटा या कॉन्शियसनेस गलत प्रिंट कर दिया था, जिसकी वजह से रियोनोसुके हिजुरु के अंदर एज ए शैडो समा गया था। लेकिन अब इस बैटलफील्ड में खड़े होकर शीडे हिजुरु को ही दोष देता है कि उसी की वजह से हाइन 14 साल पहले उदास हो गई थी और तभी इतनी कमजोर हो गई कि वो इस रेल्म में और कुछ ही महीने रह पाएगी। इसलिए वो जल्द से जल्द अपने घर लौटना चाहती है। मतलब यहाँ सारा कुछ हिजुरु से ही शुरू हुआ था अकॉर्डिंग टू शीडे। अब इस पॉइंट पे रियोनोसुके का 2 सेकंड फ्यूचर में आगे देखने का एडवांटेज भी काम नहीं आएगा, क्योंकि हाइन भी 2 सेकंड फ्यूचर में देख के शीडे को हिजुरु के अगले मूव के बारे में इतला कर सकती है। तो हाँ, अब मुकाबला बराबरी का था। बस फिर क्या था, दोनों के बीच घमासान लड़ाई होती है और हिजुरु सोचती है कि उसे हाइन के फ्यूचर प्रेडिक्शन से पहले वॉर करना पड़ेगा। मतलब 2 सेकंड से भी तेज बनना पड़ेगा हिजुरु को। इनफैक्ट देखा जाए तो वो ऐसा कर भी लेती है, लेकिन अब धीरे धीरे हिजुरु की बॉडी जवाब देने लगी थी और हिजुरु वहां से भागने का भी प्लान करती है। तभी रियोनोसुके हिजुरु से रियल टाइम में बातें भी करने लग गया था, लेकिन शीडे इतना पावरफुल था कि वो हिजुरु के किसी भी वार से नहीं मरता। हिजुरु अब प्लान बनाती है कि वो कैसे भी रियोनोसुके को शीडे के कवर के अंदर डाल देगी, जिससे वो अंदर से शीडे को फाड़ सके। हिजुरु बड़ी ही तेजी के साथ लड़ती है और शीडे को चोटिल भी कर देती है, बट वी ऑल नो शीडे खुद को रिकवर कर ही सकता है। इसी बैटल के दौरान हिजुरु एक्सप्लेन करती है कि वो ये सब अपने भाई के आत्मा को शांति देने के लिए कर रही है और अब वो दूसरों को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार है। हिजुरु हाइन से कहती है कि शीडे की बातों में मत आओ, उसने पिछले लूप में कहा था कि ये उसकी एंडिंग है, तो ऑब्वियसली शीडे तुम्हें यूज कर रहा है फॉर हिज सेल्फिश रीजन। लेकिन हाइन इस बात को सुन के भी अनसुना कर देती है। हम समझ पाते हैं कि शीडे के प्लान्स हाइन के प्लान से अलग हैं और ये प्लान्स क्या है वो आपको इसी वीडियो में पता चलेगा, क्योंकि ऑफ कोर्स ये लास्ट वीडियो है। अब रियोनोसुके शीडे के आर्मर में घुस ही गया था और हिजुरु बेहोशी होने वाली थी कि तभी तोकिको का पेट शीडे पे हमला कर देता है। सीन यहीं कट हो जाता है। दूसरी तरफ हम मियो और शिनपेई को देखते हैं जो शीडे के डोपलगैंगर
डॉपलगैंगर के साथ लड़ाई करते हैं और वही बताता है कि मियो की मृत्यु हो गई है। अब मियो शीडे को खत्म कर देती है और वो कंफर्म करती है कि मियो सच में खत्म हो गई है। ये लोग समझ जाते हैं कि रियल शीडे हिजुरू के साथ लड़ाई कर रहे हैं और वहीं जाते जाते रास्ते में ये लोग तोकीको से मिलते हैं जो उसे तोरीजिमा की तरफ जाने को कहती है। देन वो खुद भी खत्म हो जाती है। अब शिनपे बिल्कुल भी वक्त जाया नहीं करता और वो वापस से लूप को क्रिएट करने के लिए खुद को खत्म करता है, क्योंकि उसे लगता है कि अब सभी लोग मर चुके हैं तो इससे बेटर है टाइम में थोड़ा पीछे जाके भी वो सबको बचा सकता है। अब शिनपे और शैडो मियो इस लूप में पहले साउ और मियो को आइलैंड जाने से रोकते हैं और वो दोनों तोरीजिमा की तरफ जाते हैं। इस बार मियो ही शिनपे को कैरी कर बहुत ही जल्दी तोरीजिमा आइलैंड पहुंचती है और आइलैंड में पहुंचकर उसे पता चलता है कि लास्ट टाइम तोकीको बनके हाइन ही शिनपे को लूप रीस्टार्ट करने को मजबूर करी थी, क्योंकि शीडे उस लूप में तोकीको के शैडो से बुरा पिट रहा था और शायद शिनपे की टीम जीत रही थी। तो हाँ, जैसे ही शिनपे ने लूप रीस्टार्ट करा, शीडे को एक और मौका मिल गया रिजल्ट बदलने के लिए और इस बार शीडे ने हिजुरू को खत्म कर दिया था। ऐसे में नेजू शिनपे से भागने को कहता है। तभी शिनपे के पॉकेट में एक तेज रोशनी सी होती है जिसे देख हाइन और शीडे भाग जाते हैं। वहीं हिजुरू के एंड मोमेंट में वो रियोनसुके की आत्मा को शिनपे को दे देती है और कहती है कि हाइन मॉन्स्टर होने के बावजूद उसकी पर्सनालिटी एक बच्चे के समान है और वही शीडे यूज कर रहा है अपने फायदे के लिए। तो शिनपे को शीडे को हराना होगा और हाइन को फ्री कराना होगा। ऐसा कहकर हिजुरू चल बसती है। हिजुरू की मौत से शिनपे टूट चुका था, लेकिन डॉक्टर हिशिगाता उसे बताते हैं कि हाइन ने एक ही बार शीडे को जन्म दिया और शीडे अपनी ओरिजिनल बॉडी बचाए रखता था। शिनपे को रियोनसुके की 2 सेकंड वाली एबिलिटी के बारे में पता चलता है और वो चीजों को एनालाइज करता है और अब इनके पास उशिहो, हिजुरू और तोकीको का पेट रॉस नहीं था। वहीं इन पे कोई राइफल या हथियार भी नहीं था, लेकिन इनका मेन काम अभी तक बचा हुआ था, जो कि है शीडे को हराना। शैडो मियो शिनपे को बताती है कि उशिहो की जो शेल नेकलेस है उसमें उसकी रिमेनिंग्स है जो शिनपे की बातों पे रिस्पॉन्ड करती है। तभी लास्ट फाइट के दौरान हाइन ने ये सेंस करा था और वो भाग गई थी, क्योंकि ओपोनेंट्स को उशिहो से काफी डर लगता था। बेसिकली उशिहो ने अपनी सारी कॉन्शियसनेस इस शेल में डाल दी थी और शिनपे को अचानक रियलाइज होता है कि 24th को शाम को तो वो उशिहो वापस आएगी जैसे वो पहले आई थी। मतलब शिनपे पे अब होप था कि वो उशिहो को वापस रिवाइव कर सकता है। वहीं घर में सो वापस से मियो को प्रपोज करने की कोशिश करता है, लेकिन मियो का जवाब अब भी नो होता है। लेकिन अब तक सो भी इस बात से पीस कर लिया था। अब मियो शिनपे के पास जाकर उसे अपने मन की बात बताती है, लेकिन शिनपे उसे अपनी छोटी बहन मानता था और वो मियो से ये भी शेयर करता है कि वो उशिहो से प्यार करता है। मियो को भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि वो बस अपने दिल की बात कहने आई थी, जो कि उसने कह दिया। लेकिन रूम में जाने के बाद वो रोती है। अब ये सारे 24th के लिए प्लानिंग वगैरह करते हैं और शिनपे इन्हें पैरेलल यूनिवर्स की थ्योरी बताता है। इस थ्योरी के चलते ही उशिहो इस टाइमलाइन में वापस आएगी, क्योंकि पिछले पार्ट में जो उशिहो थी ना, वो तो 3rd लूप वाली उशिहो है जो अब तक शिनपे के साथ अटैच थी और कैसे भी टाइम ट्रेवल कर रही थी। तो हाँ, आज शाम उशिहो वापस आएगी और शीडे को इस बात का पता था कि उशिहो वापस आएगी। वहां इन्हें प्रॉब्लम हो जाएगी, तभी तो ये लोग उशिहो की चमक से दूर भागते थे। तो सारे अब ओशन की तरफ जाते हैं टू गेट बैक उशिहो। वहीं शीडे भी रात के फेस्टिवल के लिए लोगों को श्राइन में इनवाइट करता है। खैर अब सीन चेंज हो जाती है और रियोनसुके नेजू से बात करता है थ्रू शिनपे और ये लोग किसी अंधेरी सी जगह में बैठे होते हैं। वहीं हाइन को समझ नहीं आ रहा था कि शिनपे की लोकेशन कहाँ है, क्योंकि बहुत टाइम से उसे शिनपे ढूंढ के नहीं मिल रहा था। शीडे शिनपे को एक शैडो के अंदर बैठ उशिहो को ओशन के अंदर ढूंढने जा रहा था और लकीली उसे उशिहो मिल जाती है। शिनपे उशिहो को उसकी कॉन्शियसनेस देता है और उशिहो सभी शैडो को हरा देती है। वहीं शीडे देखता है कि उसका आर्मर एक तरफ से टूट चुका है और वो रीस्टोर नहीं हो रहा है। उशिहो शीडे को खत्म करने जाती है, लेकिन शैडो मियो उसे रोक लेती है और उसे शिनपे का प्लान बताती है। अब शिनपे शीडे के सामने ही खुद को समाप्त करता है और लूप करके पता है वो कहां जाता है, वो जाता है हिरुकू के केव में। तो अब शिनपे के प्लान के बारे में दिखाया जाता है, जहां वो गिल के अंदर बैठकर हिरुकू के केव्स में एंटर करेगा, जिससे हाइन उसकी लोकेशन ना पकड़ सके। वैसे ये सारे गिल के अंदर बैठकर हिरुकू केव में जाते हैं, लेकिन तब तक हाइन को पता चल ही जाता है। अब ये दोस्त पहले ही हथियार वगैरह लेकर हिरुकू के बॉडी को डिस्ट्रॉय करने निकल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें एक शैडो भी मिलता है जो इन पे हमला कर देता है, लेकिन तोकीको उसको संभाल लेती है। वहीं ये सारे दोस्त हिरुकू के केव में पहुंच जाते हैं, जहां अंदर जाने के लिए उनको हिरुकू के फ्लैश से होकर गुजरना पड़ेगा। अब इसके लिए भी शिनपे तैयार था और वो रात में फेस्टिवल में उसे होने वाली फायर क्रैकर्स को मियो के थ्रू ले आया था, जिसे ब्लास्ट करके वो अंदर हिरुकू के केव में घुस पाते हैं। अब आगे बढ़ते बढ़ते शीडे भी इनके पीछे पड़ जाता है, जिसे नेजू संभालता है। अब सो शैडो, मियो, उशिहो और शिनपे आगे बढ़ते हैं तो शिनपे को हिरुकू के सिग्नलिंग से कानों में तेज दर्द होने लगता है, लेकिन उशिहो कैसे भी उसे संभाल लेती है। अब शीडे उन पे हमला करने ही वाला था कि उशिहो उसे बचा लेती है और हाइन दूर से ही ये सब देख शीडे को सिग्नल वगैरह कर रही थी। तभी सो हाइन को नेल गन से शूट कर कैप्चर कर लेता है और मियो उस पे वार कर देती है। उशिहो अपना फाइनल वॉर हाइन पे करने ही वाली होती है कि उसे याद आता है कि उसके टीचर हितोबुची ने उसे समझाया था कि उसके हाथ हमेशा लोगों की भलाई के लिए ही
यूज होने चाहिए, ना कि किसी को मारने के लिए। और ऐसे में वो हाइन को नहीं मारती, इंस्टेड वो हिरुको के केव्स के वॉल पर प्रहार कर शीडे का आर्मर डिस्ट्रॉय कर देती है। तब तक उशिहो की एक आंख रेड हो चुकी थी लाइक हाइन, और मियो शीडे को खत्म कर देती है। तभी हर जगह रेड लाइट जलती है और शीडे वापस से जिंदा हो जाता है। उसने अपने हाथों में बेबी हाइन को भी पकड़ रखा था जिसके कोई आईज नहीं थे, और वो उसे दीवार पर लटका देता है सेइंग कि वो अब पावरलेस है और शीडे की किसी काम की नहीं रही। शीडे को अब हाइन की आइज चाहिए थी जो अब उशिहो के पास है। शीडे हाइन को खत्म कर देता है और हिरुको के केव को कट कर एक दूसरे रेल्म में भाग जाता है। सो भी अब उस रेल्म में जाने लगता है, लेकिन मियो उसे बचाता है और शिनपाई एंड उशिहो दोनों ही उस रेल्म में घुस जाते हैं। अब दोस्तों ये जगह बड़ी अजीब सी थी जिसे हम शैडोज का रेल्म कह सकते हैं। ये हाइन का रियल घर था और शिनपाई उशिहो को ढूंढने लगता है। इस रेल्म में टाइम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था और अगर शिनपाई एक बार यहाँ मरेगा तो वापस लूप नहीं कर सकेगा। शिनपाई और उशिहो अब अकेले नहीं थे, उनके साथ रियोनसुके भी था और वो भी अब शिनपाई की बॉडी को टेक ओवर कर लेता है। अब ये जगह हितोगाशिमा जैसी ही थी लेकिन कलर्स कुछ अलग अलग थे। तभी जंगल में ये हाइन के बॉल को फॉलो कर स्ट्रीट्स तक आ जाते हैं जहां हर ओर बस शैडोज ही थे जो कि हार्मलेस थे। वहीं पास में उशिहो जमीन पर बैठ रो रही थी और हम समझ पाते हैं कि उशिहो और हाइन अब एक हो चुके हैं और रियोनसुके उसे शूट करने ही वाला था, लेकिन शिनपाई उसे रोक लेता है। उशिहो बताती है कि ये हाइन अर्थ वाली हाइन से बिल्कुल अलग है और इनके कोई इंटेंशंस नहीं है किसी को भी हार्म पहुंचाने के। हाइन इनसे बात करना चाहती थी और हम देखते हैं कि उशिहो के अंदर से हाइन बाहर आती है और इनसे बात करती है। वो इनसे माफी मांगती है, मतलब इस वाली हाइन का दिल काफी साफ है, मतलब दिल में कोई पाप नहीं है। अब ये लोग शीडे के प्लान के बारे में डिस्कस करते हैं कि शीडे इन्हें यहाँ इसलिए ले आया ताकि वो उशिहो की आईज चुरा सके और शिनपाई इस रियलिटी में लूप भी नहीं कर सकेगा और उसे उशिहो की आई इसलिए ही चाहिए क्योंकि वो रियल वर्ल्ड में टाइम को कंट्रोल करना चाहता है। मतलब इससे वो पूरी दुनिया का खात्मा भी कर सकता है और शायद ऐसा चाहता भी है। तभी आसमान में कुछ फाइटर प्लेन्स मिसाइल्स वगैरह फेंकते हैं जिससे उशिहो शिनपाई को बचाती है। और एक अच्छी बात ये थी कि इस रेल में शैडोज खत्म नहीं होती, मतलब उन्हें चोट नहीं लगती है। ये लोग डिराइव करते हैं कि हिरुको जो कि शीडे के बॉडी के साथ अटैच था उसे खत्म कर या इरेज कर ये लोग अपने रेल में वापस जा सकते हैं। शीडे इन पे अटैक करता है लेकिन बदले में हाइन अपने पावर से उशिहो को शीडे की तरफ भेजती है जो मिसाइल्स को डॉज कर शीडे के आर्मर को दो टुकड़े में कर देती है। लेकिन ऑफ कोर्स इससे भी शीडे मरता नहीं है। अब शीडे उशिहो की आईज लेने ही वाला था कि उशिहो वापस से रिवाइव होकर अपने आईज ले लेती है और नीचे कूदते कूदते उशिहो शीडे को टच करके उसकी एयर रेड यानी अभी वाली मेमोरी मिटा देती है। उशिहो शिनपाई को सिग्नल करती है कि शीडे की रियल बॉडी हमारे अर्थ में है तो अभी हम उसके बॉडी के साथ ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। शिनपाई उसे आइडिया देता है कि शीडे को पूरा ही इरेज कर दो जिससे हमें उसे छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन इतने में उशिहो बेहोश होकर जमीन पे गिरने लगती है। खैर अब शिनपाई उशिहो को कैसे भी पकड़ लेता है, लेकिन हाइन समझ जाती है कि उशिहो की बहुत ताकत खर्च हो चुकी है इसलिए वो एक बच्चे की तरह ट्रांसफॉर्म हो रही है और इतने में शीडे भी इनके सामने आ जाता है। अब उशिहो लड़ नहीं सकती थी तो शिनपाई रियोनसुके को कहता है कि वो शीडे के आर्मर को पजेस कर ले जिससे ये लोग शीडे को जल्दी कैप्चर कर ले। वहीं पीछे से उशिहो शिनपाई को कहती है कि उसकी बची खुची जो भी एनर्जी है वो उससे खुद को एक बुलेट में बदल लेगी, लेकिन इसके लिए उसे 2 मिनट चाहिए। शीडे अब हाइन से कहता है कि उसने शीडे का साइड छोड़ उसे बिट्रे किया, लेकिन हाइन कहती है कि शीडे ने उसे पहले बिट्रे किया जो कि सच था। हाइन भी अब शीडे को पसंद नहीं करती थी, लेकिन इन द मीन टाइम शीडे शिनपाई के पास आकर उस पर हमला करने लगता है। तभी इनमें घमासान लड़ाई होती है जिससे इन्हें थोड़ा टाइम मिल जाता है और अब फाइनली शिनपाई और शीडे आमने सामने थे। रियोनसुके भी अब लड़ता है और वो कैसे भी शीडे को उशिहो के पास जाने से रोकता है, लेकिन इतने में शिनपाई का एक हाथ कट जाता है और ऐसे में शिनपाई उशिहो को सिग्नल करता है। क्या सिग्नल करता है? बुलेट बनने के लिए। वैसे में उशिहो फाइनली बुलेट बन के राइफल में घुस जाती है। ऑफ कोर्स उसको टाइम मिल गया था और इस पॉइंट तक रियोनसुके हार मान चुका था, लेकिन शिनपाई उसकी हिम्मत बांधता है और रियोनसुके अब शीडे के आर्मर को पजेस कर लेता है। इससे रियोनसुके शीडे को पकड़ लेता है जिससे उसके आउटर आर्मर फटने की कगार पर होता है। लेकिन एक बुरी बात यह थी कि रियोनसुके के शिनपाई की बॉडी को छोड़ते ही उसे बहुत दर्द होने लगता है, इतना दर्द कि वो हिल तक नहीं पाता। स्टिल वो कैसे भी उठता है और उधर शीडे भी रियोनसुके को अपने आर्मर से बाहर निकाल फेंकता है। अब दोनों दुश्मन आमने सामने थे और राइफल शिनपाई से थोड़ी दूर पर थी, लेकिन शिनपाई से इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो उसे जकड़ उठाए। लेकिन तभी राइफल अपने आप शिनपाई के हाथ में आ जाती है जो कि हाइन ने करा था और राइफल के हाथ लगते ही शिनपाई अपनी पूरी जान लगा देता है टू डॉज शीडे। इनफैक्ट वो शीडे पे गोली चला देता है। अब ऐसा करते ही शीडे भी समाप्त हो जाता है, बस रह जाती है तो बेबी हिरोको। तो अब उशिहो बेबी हिरोको को टच करती है और ये 350 साल पहले उस दिन आ जाते हैं जिस दिन वेल हितोगाशिमा में आया था और शैडोज का खेल शुरू हुआ था। तभी ये सारे पास में हाइन को देखते हैं जो वेल के पास आ रही थी, लेकिन इस बार शिनपाई पास्ट को रिपीट होने देना नहीं चाहता था। ऐसे में वो बीच रास्ते से ही हाइन को डराकर भगा देता है और उशिहो समझ जाती है कि खेल को खत्म तब किया जा सकता है जब वो अपने पावर्स से वेल को ही इरेज कर दे। इससे हिरुको भी अपने
आप इरेज हो जाएगी और हितोगाशिमा का पास्ट ही बदल जाएगा, जिससे फ्यूचर भी चेंज हो जाएगा। मतलब सब कुछ एकदम पहले जैसा हो जाएगा, इनफैक्ट बेटर, ठीक हो जाएगा। तो हाँ, उशिहो ऐसा ही करती है और वेल के गायब होते ही हिरुको भी खत्म हो जाती है और हाइन भी फाइनली आजाद हो जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं शीडे के एम्बिशंस की वजह से हिरुको भी बहुत अफेक्टेड हुई थी। जाते जाते हाइन रियोनसुके को कह जाती है कि अगर मैं वापस पैदा हुई तो क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे, इस पे रियोनसुके भी उसे हाँ कहता है। अब पास्ट के बदलते ही टाइम लूप होता है और शिनपेई खुद को वापस 22 जुलाई के दिन फेरी में पाता है। इस बार उसके सामने हिजुरु होती है, लेकिन टू देयर सरप्राइज शिनपेई को पता था कि वो फेमस राइटर नागुमो रियोनसुके थी। हम समझ पाते हैं कि शिनपेई को सब कुछ याद नहीं था, लेकिन कुछ कुछ चीजें तो जरूर याद थी। अब वो वापस हितोगाशिमा उशिहो के फ्यूनरल में नहीं बल्कि सबसे मिलने आया था। ऑफ कोर्स उशिहो मरी ही नहीं। उसका स्वागत अगेन मियो ही करती है, लेकिन इस बार उसके साइकिल के ब्रेक्स सही सलामत थे और सो भी उसे रिसीव करने आता है। एज एक्सपेक्टेड उशिहो भी बिल्कुल सही सलामत थी और वो बीच की सफाई करने में व्यस्त थी। हमें यह भी पता चलता है कि उशिहो ने ही शिनपेई को हितोगाशिमा बुलाया था और यहाँ सारे लोग बिल्कुल स्वस्थ थे। इनफैक्ट सबसे अच्छी बात यह थी कि इस बार तो शिनपेई के पेरेंट्स भी सही सलामत थे और शिनपेई नॉर्मली अपने ही घर में रहता है। शियोरी भी बिल्कुल सही थी और सारे लोग शिनपेई को वापस पाकर बहुत खुश होते हैं। अब उस रात फेस्टिवल थी और बच्चे कहते हैं कि फेस्टिवल हाइन के बर्थडे के दिन हो रहा है। अब हिरुको श्राइन की जगह लोकल गॉड हितो का श्राइन था और टेंपल का प्रीस्ट कारीकिरी अब बूढ़े हो चुके थे, क्योंकि ऑब्वियसली वो शीडे नहीं थे। शिनपेई बीच में जाता है और वहां उसे उशिहो अपना शेल नेकलेस ढूंढते हुए मिलती है। शिनपेई उसका नेकलेस ढूंढ देता है और उशिहो से टोक्यो जाने के लिए माफी भी मांगता है। उशिहो बताती है कि उसे लग रहा है कि वो शिनपेई को कभी भी देख नहीं पाएगी और दोनों सटली एक दूसरे से अपना प्यार का इजहार करते हैं। अब 24 को समर फेस्टिवल के दिन शिनपेई हिजुरु से उसका ऑटोग्राफ लेता है और शिनपेई हिजुरु को अपना सपना बताता है जो उसने और उशिहो ने देखा था। बेसिकली वही सब कुछ जो पिछले दिनों में इनके साथ हुआ है। मतलब अभी शिनपेई और उशिहो दोनों को लग रहा है कि ये सब उनका कोई सपना है। देखते हैं कि एलन के कैफे में असाको और रियोनसुके आते हैं, जिनके 2 बच्ची थी, एक हाइन और एक का नाम था शियोरी। तो हाँ, रियोनसुके ने अपना वादा निभाया, जहां वो और हाइन अब फादर डॉटर है और काफी क्लोज हैं। शैडोज के ना होने की वजह से रियोनसुके भी बच गया और सारे लोग आइलैंड पे खुश थे। वहीं शाम को सो मियो से वापस अपने प्यार का इजहार करता है और वहीं हिजुरु को शिनपेई के सपने से एक आइडिया आता है, जिसे वो एक बुक में लिखने लगती है और नोवेल का नाम होता है समर टाइम रेंडरिंग। तभी उशिहो शिनपेई को कॉल कर बीच साइड में बुलाती है और शिनपेई उसके लिए ताकोयाकी ले आता है और उशिहो उससे कहती है कि इतना कम क्यों लाए हो, जिस पर शिनपेई कहता है कि और कितना लाऊं। उशिहो उससे कहती है कि लास्ट टाइम तुमने प्रॉमिस करा कि तुम मुझे 100 ताकोयाकी खिलाओगे और दोनों साथ में बोलते हैं ये तो तब हुआ था ना जब तुम वॉल के होल में से पीछे सीक्रेट दरवाजे ढूंढने गई थी, इंडिकेटिंग कि शायद इनको अब पिछला सब याद आ जाएगा। बेसिकली इस पॉइंट पे फाइनली दोनों रीयूनाइट करते हैं और 25 जुलाई के दिन सारे लोग मिलकर उशिहो का जन्मदिन मनाते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक वीडियो को दिखाते हुए जो रियल उशिहो अपने फोन से ली थी बिफोर हर एक्सीडेंट। उस वीडियो में रियल उशिहो और उसकी शैडो दोनों थे और वो ये मैसेज खास तौर पे शिनपेई के लिए रिकॉर्ड कर रहे थे। उसी वीडियो में उशिहो ये कंफर्म करती है कि उसकी शैडो इविल नहीं है, जैसा कि हम ऑलरेडी जानते हैं, और यहाँ पे उशिहो पूरी कहानी बताती है। सो 17 जुलाई के दिन उशिहो को शियोरी ने शैडो के बारे में बताया था, जब रियल शियोरी ने पहली बार अपनी शैडो को देखा था। लेकिन ऑफ कोर्स उशिहो उसकी बात पे भरोसा नहीं करती। बट देन 18 जुलाई को बीच क्लीन करते हुए उशिहो और मियो दोनों को उशिहो की शैडो दिखती है। उशिहो अपने शैडो का पीछा करती है, लेकिन वो उसे पकड़ नहीं पाती। ऑल्दो इसे एक बात क्लियर हो गई थी कि शैडो वाली बात जो शियोरी की थी वो सच है। अब घर लौटकर उशिहो नहाने जाती है, जहां उसे उसकी शैडो बाथ टब में छुपी हुई मिलती है। लेकिन यहाँ फनी बात ये थी कि दोनों को ही लग रहा था कि वो खुद रियल ह्यूमन है एंड द अदर वन इज अ शैडो। खैर अब दोनों मिलकर माउंट ताकानोसु जाते हैं, जहां ये अब शियोरी की शैडो की खोज करना चाहते थे। चलते चलते ये सो के फादर डॉक्टर हिशिगाता के पुराने क्लिनिक पहुंच जाते हैं, जहां अब कोई भी नहीं रहता था। इनकेस आपको याद नहीं तो मैं याद दिला दूं कि हिशिगाता वही डॉक्टर हैं जिन्होंने उशिहो के बॉडी की ऑटोप्सी करी थी। खैर अचानक इन दोनों उशिहो के सामने एक शैडो आ जाती है जो उशिहो का ही रूप ले लेती है और ये शैडो उशिहो पे हमला कर देती है। रियल उशिहो उस एंटिटी के शैडो पे हमला कर देती है, लेकिन उसे कुछ होता नहीं। इनफैक्ट अगले ही पल इविल एंटिटी शैडो उशिहो के नी पे चोट पहुंचाती है। एन वक्त पे शैडो उशिहो को समझ आ जाता है कि वो एक शैडो है और वो इविल एंटिटी पे हमला कर देती है। अब इस हाथापाई के दौरान हमें पता चलता है कि यूजुअली शैडोज के दिमाग में ये इंस्टिंक्ट रहता है कि वो रियल ह्यूमन को समाप्त करके उसकी जगह ले लेंगे, लेकिन उशिहो के शैडो को ऐसी फीलिंग्स नहीं आती थी। अब प्रेजेंट टाइम में बीच पर उशिहो की शैडो को सब याद आ गया था और वो शिनपेई और सो को लेकर पास्ट में जाती है जस्ट टू शो देम व्हाट शी नोज। लाइक ये तीनों शैडो उशिहो की मेमोरी में जाते हैं और देखते हैं कि
21 को सारे लोग बीच में स्विमिंग करने इकट्ठा हुए थे और रियल उशिहो शैडो उशिहो को उसके पेंडेंट में चेंज होने को कह देती है। ऐसा इसलिए ताकि इन दोनों को एक साथ देखकर कोई भी हैरान ना हो जाए। तभी सबके असावधानी के चलते शियोरी अकेले ही स्विमिंग करने चली जाती है और बीच समंदर में डूबने लगती है। उशिहो भागकर उसे बचाने जाती है एंड ऑफ कोर्स वो अकेली नहीं थी, उसके साथ उसकी शैडो भी थी। रियल उशिहो देखती है कि शियोरी को शैडो शियोरी ने पानी में नीचे पकड़ रखा था और शैडो उशिहो शियोरी के शैडो से फाइट करती है। स्टिल कुछ खास नहीं हो पाता और शियोरी की शैडो वापस रियल उशिहो को पानी के अंदर ही रोक लेती है। बाप रे, ये तो टंग ट्विस्टर जैसा हो रहा है, बट आई होप आप लोग समझ रहे हैं कि मैं यहाँ क्या बोल रहा हूँ, कौन रियल है कौन शैडो है। एनीवेज, अब उशिहो और शियोरी दोनों को उशिहो की शैडो बचाते हैं, लेकिन बदले में उशिहो के शैडो को शियोरी की शैडो पानी के अंदर डुबो देती है और इविल एंटिटी वापस आकर रियल उशिहो पे हमला कर उसे भी समाप्त कर देती है। और क्योंकि शियोरी भी तो अब तक खत्म हो ही चुकी थी, तो शैडो शियोरी का रूप धर के प्रिटेंड करती है कि वो पानी में डूब गई थी। रियल उशिहो के डूबते हुए शरीर को सो पानी से बाहर ले आता है और इविल शियोरी को मियो बाहर ले आती है, लेकिन इन दोनों को ही नहीं पता था कि पानी के अंदर कितनी घमासान लड़ाई हो चुकी है। ये पूरा दृश्य देख उशिहो, सो और सेनपाई बहुत रोते हैं, लेकिन मेमोरी से बाहर आते वक्त एक अजीब सा हादसा होता है। बेसिकली इविल एंटिटी सेनपाई के हाथ को पकड़ लेती है और कहती है कि मैंने तुम्हें ढूंढ निकाला है। तभी हम व्यूअर्स देखते हैं कि शियोरी के बॉडी में वही बच्ची है जिसे सारे शैडोज मदर बुलाते थे। इसे हमने 24th की शाम समर फेस्टिवल में भी देख रखा है। तो ये एंटिटी सेनपाई को चैलेंज करती है कि तुम फिर से भाग नहीं पाओगे। ऐसा होते ही ये सारे वापस प्रेजेंट में आ जाते हैं, लेकिन शिनपाई के आर्म में एंटिटी का हैंड प्रिंट रह ही जाता है। खैर, प्रेजेंट में उशिहो इंटरप्रेट करती है कि क्योंकि इविल एंटिटी ने उसे पूरी तरह से नहीं मिटाया, इसीलिए वो अपनी बची खुची मेमोरी लेकर समर फेस्टिवल के दिन जिंदा हो गई थी और उशिहो के साथ टाइम ट्रेवल भी कर सकती थी। तभी वहां बारिश होने लगती है और सो उशिहो और सेनपाई मिलकर डॉक्टर हिशिगाता के क्लिनिक जाते हैं और वहीं दूसरी तरफ तोकिको और मियो बस स्टॉप में ठहरते हैं, जहां तोकिको मियो को टुमारो नाइट उसके साथ रहने को कहती है। तभी वहां एक पुलिसमैन आ जाता है जिसका नाम म्यूरी होता है और वो शियोरी के फैमिली के डिसअपीयरेंस के बारे में पता लगाने आया था। दूसरी तरफ माउंटेन में क्लिनिक की तरफ चलते हुए शैडो उशिहो ने खुद को वापस से पेंडेंट में बदल लिया था और जाते जाते सो को याद आता है कि उसके फादर कभी भी उन्हें क्लिनिक के आसपास भटकने नहीं देते थे। अब ये लोग क्लिनिक में घुस जाते हैं जहाँ सारी चीजें टूटी फूटी हुई थी और उशिहो फर्स्ट फ्लोर को एक्सप्लोर करती है, वहीं सो और शिनपाई ग्राउंड फ्लोर में खोजबीन करते हैं। सो को एक दवाइयों का अलमीरा मिलता है जहाँ बहुत तरह के पॉइजन्स भी रखे हुए थे, लाइक मर्क्यूरी क्लोराइड। वहीं उन्हें एक स्टैचू दिखती है जो कि किसी गॉडेस की थी। उस स्टैचू की नेक काफी लंबी थी और उसकी बेली को देख के लग रहा था कि शी इज प्रेग्नेंट। शिनपाई फिगर आउट कर लेता है कि ये स्टैचू हिरुको सामा नाम के गॉडेस की है, जिसे इस आइलैंड के लोग बहुत मानते हैं और इन्हीं गॉडेस के रिस्पेक्ट में समर फेस्टिवल भी मनाई जाती है। यहाँ शिनपाई को हिरुको के स्टैचू के साइड में एक ओपनिंग दिखती है और वो उशिहो से कहता है कि तुम शैडो बन के अंदर जाओ और देखो कि पीछे कुछ है क्या। जब उशिहो ऐसा करती है तो उसे उन टाइल्स के पीछे एक डोर मिलता है। अब आपको याद होगा कि हिरुको की स्टैचू का पेट स्वलन था, जिसे स्कैन कर उशिहो पता लगा लेती है कि उसके अंदर एक की है और हो ना हो ये वही की है जिससे हिडन दरवाजा खुलेगा। उशिहो अपने एक हेयर स्ट्रैंड से ठीक वैसा ही की का रेप्लिका बना लेती है और ये मिलके वो दरवाजा खोलते हैं। ये रास्ता किसी अंधेरे गुफा जैसी थी और तीनों अब इस सीक्रेट रास्ते पे आगे बढ़ते हैं। उशिहो के अंदर घुसते ही शैडोज की प्रेजेंस महसूस हो गई थी और शिनपाई भी अपने नेल्स वाला गन लेके आया था टू कैप्चर द शैडोज। टनल में इन्हें एक जायंट शैडो मिलता है जो किसी बच्चे जैसा दिख रहा था और तीनों दोस्त मिलके इसे अपने रास्ते से हटाते हैं। खैर, अब ये तीनों टनल में आगे बढ़ते हैं जहां सो शिनपाई से कहता है कि अगर उशिहो अपने हेयर स्ट्रैंड से किसी भी चीज की कॉपी कर सकती है तो वो एक और नेल गन बनवा दे। इस पे शिनपाई कहता है कि हमने कोशिश किया था लेकिन उशिहो सिर्फ कॉपी ही बना पाएगी, अंदर का मशीनरी नहीं बना पाएगी, तो कोई फायदा नहीं है। अब ये सब आगे बढ़ते हैं जहां उन्हें हर जगह बस बेबी शैडोज दिखते हैं और शिनपाई डरते हुए सबको पीछे हटने को कहता है। सीन यहीं पे कट होती है। अब अगले सीन में हमें टनल के बाहर मैनहोल कवर के पास नेजू और हिजुरु दिखते हैं और ये दोनों टनल के अंदर चले जाते हैं। ये दोनों शैडोज को खत्म कर आगे बढ़ते हैं और वहीं टनल के अंदर शिनपाई, उशिहो और सो इन सारे शैडोज के साथ लड़ाई करते हैं। यहाँ से सीन चेंज होकर मियो पे फोकस करती है जो शिनपाई के घर न लौटने से परेशान थी और अचानक उसे शियोरी दिखती है जो उसे इशारा करती है कि शिनपाई मैनहोल के अंदर है। मियो अब तोत्सुमुरा को बहला फुसलाकर अपने साथ टनल के अंदर ले जाती है और सिनेरियो अब ऐसा था कि सो, उशिहो और शिनपाई शैडोज से लड़ रहे थे, वहीं हिजुरु और नेजु भी टनल में आगे बढ़ रहे थे। इनफैक्ट अब मियो भी तोत्सुमुरा के हेल्प के साथ टनल या सीवर में शिनपाई को ढूंढ रही है। तो शिनपाई की टीम एक जगह पहुंच जाती है जहां किसी ने ओसन लाइफ को रेप्लिकेट कर बनाया हुआ था और तभी उशिहो को बहुत तकलीफ होने लगती है क्योंकि उसकी राइट आर्म अभी ठीक से हील नहीं हुई थी। उशिहो बताती है कि आर्म को हील करने के लिए उसे रियल उशिहो की बॉडी चाहिए होगी जिसके डेटा को लेकर वो हील हो सकती है। शिनपाई
शिनपेई सोचता है कि क्या वो कभी भी उशिहो को हील नहीं कर पाएगा क्योंकि उशिहो की बॉडी तो अब एशेज में बदल गई है। तभी पीछे से हम तोकिको की आवाज सुनते हैं जो अनएक्सपेक्टेडली इनके सामने आ जाती है। अब यहाँ से कहानी नेजू और हिजुरु पे आ जाती है जिन्हें एक बार को क्रॉस करना था और उसे क्रॉस करते ही ये दोनों भी उसी टनल में पहुंच जाएंगे, मतलब बेसिकली वहां जहां शिनपेई की टीम है। खैर यहाँ मैं शॉर्ट में बता दूं कि शिनपेई ने जो टनल डिस्कवर करा है वो गॉडेस हिरुकु की केव है जो आइलैंड के नेटिव से हमेशा छुपी हुई रहती है। सीनो जापानीज वॉर के टाइम जापानीज आर्मी ने इस टनल को पूरी तरह से सील कर दिया था ताकि दुश्मन देश के सैनिक यहाँ न छुप पाए। नेजू को भी लगता था कि ये सब बस लोकल लेजेंड है, लेकिन आज उसने इसे डिस्कवर कर लिया है। तभी वहाँ पीछे से मियो और तोत्सुमुरा आ जाते हैं और हिजुरु छुप जाती है। मियो की आंखों के सामने शियोरी की शैडो उन आयरन बार्स को गायब कर देती है और मियो उसके पीछे भागती है। इससे एक बात अच्छी हुई कि हिजुरु और नेजू को अंदर जाने का एक्सेस मिल चुका था। खैर अब कहानी शिनपेई की टीम पे आती है जहाँ शिनपेई को लगता है कि तोकिको भी शैडो है और इसीलिए वो उस पे नेल गन से हमला कर देता है, लेकिन टू आवर शॉक तोकिको अब तक इंसान ही थी। तोकिको इनको अपने साथ कहीं और ले जाना चाहती थी और उन्होंने उशिहो को भी बंदी बना लिया था। तभी हम डॉक्टर हिशिगाता के क्लिनिक में मुइरी नाम के इंस्पेक्टर को मृत हालत में पाते हैं जो मुइरी को एज अ फूड प्रेजेंट करने वाला था। खैर अब टनल में तोकिको बताती है कि उसे ये सब करने के लिए उनके डैड हिशिगाता ने कहा है और सो को इस सब के बारे में कुछ पता नहीं है, तो इसीलिए वो ज्यादा दिमाग ना लगाए। ये तीनों भी तोकिको को फॉलो करते हैं और नेजू और हिजुरु भी उसी स्पॉट आ जाते हैं जो फिगर आउट करते हैं कि शियोरी हिजुरु के खत्म करने पर भी कैसे वापस आ गई। वैसे कि शियोरी की शैडो इतनी चालाक थी कि वो एक छोटे से होल से भी अंडरग्राउंड हो सकती है, तो हाँ ऐसे ही वो बच गई थी। शियोरी की इविल शैडो हिजुरु से कहती है कि तुम वापस क्यों आ गई, क्योंकि लास्ट टाइम जब तुम मुझसे मिली थी तो मैंने कहा था कि अगली बार अगर तुम मेरे सामने आओगी तो मारी जाओगी। अब ये सब क्या है इसकी बैक स्टोरी आपको कुछ ही टाइम में पता चल जाएगी। खैर तभी वहां शियोरी की शैडो जिसे अब हम हाइन बुलाएंगे उसका साथ ही शाइड आ जाता है और दोनों नेजू को खत्म कर देते हैं। साथ ही हिजुरु वहां से भागने को मजबूर हो जाती है। अब सीन शिफ्ट हो जाती है तोकिको पे जो तीनों दोस्तों को हिरुको के केव के मेन पार्ट में ले आती है जहां एक श्राइन जैसी जगह बनी हुई थी और एक रेड किमोनो पहनी हुई लेडी वहीं बैठ के खुद में खून चढ़ा रही थी। मतलब शैडोज की मदर हिरुको ही थी जो इस केव में छुपी हुई थी और वो शियोरी की शैडो के रूप में रहती थी। शिनपेई को यह देख गुस्सा आता है कि वो अब तक ये समझ नहीं पाया कि शियोरी के भेस में शैडोज की मदर हाइन या हिरुको ही उसे चकमा दे रही थी। खैर अब हाइन के लिए खाना मंगाया जाता है जहां डॉक्टर हिशिगाता की असिस्टेंट नेगोरो जो कि ऑब्वियसली एक शैडो थी वो 2 बॉक्सेस में ले आती है खाना, जिसमें एक तो म्यूरी थी लेकिन दूसरे बॉक्स में कौन थी? वेल उशिहो। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर हिशिगाता ने उशिहो की बॉडी हाइन को प्रेजेंट करी थी और जो फ्यूनरल में बॉडी यूज हुई थी वो एक बॉडी डबल था जिसे हिशिगाता ने ही अरेंज करवाया था। अब हिशिगाता ऐसा क्यों कर रहे थे? वेल क्योंकि आइलैंड पे हजारों साल से हिशिगाता की फैमिली ही हाइन को फीड कराने का काम करती थी और डॉक्टर हिशिगाता भी इसी रिवाज को फॉलो कर रहे थे। अब मैं आपको बता दूं कि हिशिगाता का इसमें एक पर्सनल मोटिव भी था, तो वो अभी कुछ टाइम में हमको पता चल जाएगा। तो अब तोकिको और उसका भाई सो में एक आर्ग्यूमेंट हो जाता है जहां तोकिको सो पे दोष लगाती है सेइंग कि तुम निकम्मे हो इसलिए डैड ने मुझे ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी। यहाँ वो एक राज खोलती है कि डॉक्टर हिशिगाता ये सब अपनी वाइफ को बचाने के लिए कर रहे थे। तोकिको बताती है कि हाइन ने ही डॉक्टर हिशिगाता के कहने पे उनके माँ को शैडो बना दिया है और वो शिनपेई को इसलिए रोक रही है क्योंकि हाइन ही सारे शैडोज की मदर है, तो उसके ना रहने से इनकी माँ जो कि भले अभी शैडो है वो भी जिंदा नहीं रहेगी। लेकिन शॉकिंग बात तो ये है कि सो को इस सब के बारे में कुछ भी नहीं पता था। अब इससे पहले कि हाइन उशिहो के शरीर को कंज्यूम करती, शिनपेई उशिहो के शैडो को इशारा करता है टू कॉपी अ नेल गन, जिससे वो पहले उशिहो को आजाद कराता है और इसके बाद उशिहो की शैडो अपने ओरिजिनल बॉडी को बड़े ही कम समय में हाइन के कब्जे से छुड़ा लेती है। तोकिको शिनपेई को शैडोज के खिलाफ जाने से मना करती है, जिसपे उशिहो तोकिको को समझाती है कि शैडोज तुम्हें यूज कर रही हैं, तो तुम्हें उनकी बात सुनने की कोई जरूरत नहीं है। उशिहो अब शैडोज के खिलाफ जंग का ऐलान कर देती है और तोकिको भी उसकी बात को समझ पाती है। तभी इन दोनों ग्रुप्स में लड़ाई छिड़ जाती है जहां उशिहो की शैडोज सारे शैडोज को धो डालती है और शिनपेई हाइन को कब्जा करने ही वाला होता है कि तभी हम देखते हैं कि हाइन की साथी शीडे मियो को हॉस्टेज बनाकर रखा था। अब इस ट्विस्ट के कारण शिनपेई की साइड कमजोर पड़ने लगती है क्योंकि ऑब्वियसली अगर वो कोई भी चाल चलते तो मियो जिंदा नहीं बच पाती। तोकिको गुस्से में शीडे से पूछती है कि तुमने मुझसे वादा किया था कि मियो को कुछ नहीं होगा, जिसपे शीडे उसे सच्चाई बताता है कि वैसे भी 24th के रिचुअल के बाद कोई जिंदा नहीं रहेगा, तो क्या फर्क पड़ता है कि आज मियो है या नहीं। So बेसिकली तोकिको को अब समझ आ जाता है कि शैडोज और उसके अपने डैड ने मिलके उसे अंधेरे में रखा है और शैडोज यहाँ आइलैंड पे सभी को खत्म करने का प्लान कर रहे थे। अब इससे पहले तोकिको कुछ कहती, शीडे उस पे गोली चला देता है, लेकिन सो अपनी बहन को बचाने के लिए उसके सामने आ जाता है। स्टिल तोकिको नहीं बच पाती और शीडे उसे समाप्त कर देता है। वहीं टनल में हिजुरु घायल अवस्था में तोत्सुमुरा से मिलती है जो कि ऑब्वियसली मियो के जाने के बाद अकेला टनल में घूम रहा था और हिजुरु से रिक्वेस्ट करती है कि क्या वो उसे उठा के टनल के अंदर ले जा सकता है। तो
तोत्सुमुरा चाहता तो नहीं था, लेकिन वो ऐसा करने के लिए मान जाता है। अब हिरुको के केव में हाइन उशिहो को अपने पास बुलाती है और वो शिनपेई का राइट आई भी निकाल लेती है, जिससे शिनपेई को काफी तकलीफ होती है। इसके बाद हाइन उशिहो की शैडो को अपने जैसा इविल बनाना चाह रही थी और इतने में शिनपेई की आंख वापस उसके फेस में लग जाती है। जी हाँ दोस्तों, शीडे एक्सप्लेन करता है कि शिनपेई की आईज में पावर है कि वो उसी चीज को रियलिटी में बदल सकता है जिसे वो देखता है, और जैसे ही वो मर जाता है तो रियलिटी भी ऑल्टर हो जाती है या वो वापस से उस टाइम को ही जी सकता है। ये कहते कहते शीडे ने मियो का सर धड़ से अलग कर दिया था और सबके रिएक्ट करने से पहले ही हिजुरु शीडे पे गोली चला देती है, लेकिन बदले में शीडे उसे और तोत्सुमुरा दोनों को खत्म कर देता है। अब शीडे शिनपेई से पूछता है कि तुम्हें लगता है कि ये गोली मुझे खत्म करने में सक्षम है? इस पे शिनपेई हंसते हुए कहता है कि भले ही तुम इस गोली से नहीं मरे हो, लेकिन उन्होंने मुझे इनफ टाइम दे दिया था। बेसिकली हम समझ पाते हैं कि शिनपेई ने मर्क्यूरी क्लोराइड का डोज ले लिया था जो वो क्लिनिक से छुपा के ले आया था। जी हाँ दोस्तों, शिनपेई का प्लान ये था कि अगर उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता है तो वो इसे कंज्यूम कर लेगा, जिससे वो समाप्त हो जाएगा, और अगर वो समाप्त होता है तो क्या होगा? वेल, लूप वापस से स्टार्ट हो जाएगा। उसी वक्त उशिहो भी शैडो के इफेक्ट्स को रिवर्स कर लेती है और वो शिनपेई के साथ टाइम ट्रैवल कर वापस पास्ट में चली जाती है। इसका मतलब सिर्फ हाइन ही नहीं, उशिहो भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। अब जैसे ही शिनपेई की आंख खुलती है, वो खुद को बोट में नहीं बल्कि हिजुरु और नेजु के अड्डे पे पाता है, जहां वो अकेला नहीं था बल्कि उशिहो के साथ आया था। शिनपेई इस बार हिजुरु को पूरी फाइट एक्सप्लेन करता है और वो समझ जाती है कि उशिहो बुरी शैडो नहीं है, तो इस बार दोनों टीम अप कर लेते हैं। हिजुरु इनसे कहती है कि शिनपेई का जो राइट आई है वो शैडोज को देख सकता है, और ये आई उसे उशिहो ने ही दी है, जबकि उशिहो को ऐसा कुछ याद ही नहीं था। जैसे ही हिजुरु और उशिहो हाथ मिलाते हैं तो हिजुरु को भी पास्ट की टाइमलाइन की सारी चीजें याद आ जाती है। अब ये लोग प्लान बनाते हैं कि ये हाइन को तब पकड़ेंगे जब वो शियोरी के रूप में होगी, और फिर उशिहो उसे इरेज कर देगी, जैसा पिछली बार हाइन उशिहो के साथ करने वाली थी। तो जैसे ही मदर गायब होगी तो आइलैंड के सारे लोगों को शैडो से छुटकारा मिल ही जाएगा। अब सो अपने फादर से बात करने जाता है, जो उसे ज्यादा भाव नहीं देते और उसे रात के 10 बजे बात करने को बुलाते हैं। वहीं डॉक्टर हिशिगाता को कोई कॉल करके बताता है कि शिनपेई वगैरह इस शैडो केस के पीछे पड़े हैं। अब ये अननोन कॉलर कौन है वो शायद हमें बाद में पता चलेगा। नाउ एज प्लान्ड हिजुरु शियोरी के घर जाती है और शिनपेई और नेजु बाहर ही उसका इंतजार करते हैं। सब सोच रहे थे कि इस बार भी शियोरी की शैडो 3rd फ्लोर से बाहर भागने की कोशिश करेगी, लेकिन इस बार बाजी पलट जाती है जब हिजुरु 3rd फ्लोर से नीचे गिरती है। जी हाँ दोस्तों, शियोरी को पता था कि ऐसा होने वाला है, एस टाइम लूप वाला खेल सिर्फ शिनपेई ही नहीं करता है बल्कि हाइन भी करती है, क्योंकि अपेरेंटली दोनों के पास शैडोज को देखने वाली आई है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ बस हमारा हीरो ही नहीं बल्कि विलन भी लूप में वापस जाते हैं और उन्हें पिछले लूप का सब कुछ याद भी रहता है। खैर अब शीडे हिजुरु के हैमर से उसे खत्म कर देता है और वो नेजु को भी खत्म कर देते हैं। हाइन कहती है कि तुम्हें क्या लगता है, तुमने मुझे ढूंढा है? नहीं, मैंने तुम्हें ढूंढा है। और इस टाइमलाइन में उशिहो शिनपेई को खत्म कर देती है और वापस टाइम रिवाइंड होती है। लेकिन इस बार शिनपेई 14 साल पहले पहुंच जाता है और अब हम हिजुरु की बैक स्टोरी देख पाएंगे। शिनपेई देखता है कि हिजुरु और उसका भाई रियोनसुके एलन के कैफे में आते हैं, जहां शिनपेई की मॉम भी सर्विस किया करती थी। हम समझ पाते हैं कि हिजुरु और रियोनसुके ट्विंस थे और शिनपेई के डैड और बाकी सब भी एलन के दुकान में सेलिब्रेट करने आ जाते हैं। शिनपेई के मॉम डैड मरीन आर्कियोलॉजिस्ट थे जो ज्यादातर समय ओशंस में डिस्कवरी वगैरह करते रहते थे और उन्हें हाल ही में कोई बड़ी लीड मिली थी। वहीं हिजुरु रियोनसुके को बताती है कि उसने माउंट ताकानोसु में एक नई दोस्त बनाई है और वो उसी से मिलने जाना चाहती है। शिनपेई को ये सुनकर कुछ क्लिक होता है और वो खुद डॉक्टर हिशिगाता के क्लिनिक के सामने जाता है। वहाँ हिजुरु, असाको और रियोनसुके उस फ्रेंड से मिलने आए थे, लेकिन हिजुरु के बहुत टाइम रुकने के बाद भी उसकी दोस्त बाहर नहीं आती और रियोनसुके और असाको वहां से चले जाते हैं। अब उनके जाते ही खिड़की पे हाइन आती है और दोस्तों हम समझ पाते हैं कि 14 साल पहले हिजुरु जिस दोस्त की बात कर रही है वो और कोई नहीं बल्कि हाइन थी। इस टाइमलाइन की हाइन किसी बच्चे जैसी थी और लग ही नहीं रहा था कि वो कोई खतरनाक एंटिटी भी हो सकती है। हाइन और हिजुरु आपस में टाइम स्पेंड करते हैं और बातों बातों में हाइन बताती है कि शीडे हाइन को किसी आउटसाइडर से मिलने नहीं देता। हाइन हिजुरु को आगे बताती है कि शीडे 4 हाथों वाला विशालकाय जीव है। तभी टाइम दूसरे दिन जंप करता है, जहां खेल खेल में हिजुरु की उंगली में कट लग जाता है, जिसे हाइन सक करके हील करती है। अब उसी शाम हाइन को बहुत भूख लगती है और हिजुरु से कंफर्ट करती है। ऐसे में दोनों फ्रेंड्स फॉरएवर बन जाते हैं। अब अगले विजन में शिनपेई हिजुरु को नेजु से बात करते हुए देखता है, जो हाइन के लिए खाना ले जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ रियोनसुके हिजुरु को ढूंढते हुए हिशिगाता के क्लिनिक के पास आ जाता है, जहां हाइन बैठ के रो रही थी और रियोनोसुके के वहां आते ही हाइन उसका खून पी जाती है। मोरओवर उसकी सारी मेमोरीज पे भी फीड कर लेती है। तो यू सी, हाइन ने अपने ही दोस्त हिजुरु के भाई की जान ले ली और यही कनेक्शन था इन दोनों का। अब हाइन को जैसे ही पता चलता है कि उसने हिजुरु के भाई के साथ गलत किया है, वो गुस्से और दर्द में चीखती है, जिससे उसकी एक आंख बाहर निकल जाती है। बेसिकली ये आंख बाहर निकल के कहीं भाग जाती है। हाइन भी वहां से कहीं चली जाती है और 2 शैडो हिजुरु पे हमला करने आते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाते, एज नेजु हिजुरु को बचाता है। स्टिल ये शैडोज नेजु पे भारी पड़ रहे थे, लेकिन अचानक एक चमत्कार होता है, जहां
रियोनसुके की कॉन्शियसनेस हिजुरू में प्रवेश करती है और वो बहुत अच्छा फाइट देती है इन शैडोज को। हिजुरू नेजू को भी बचाती है और हम समझ पाते हैं कि हिजुरू की दो पर्सनालिटी है। लाइक जब वो बाल खुले रखती है तो शी इज हरसेल्फ, लेकिन जैसे ही वो बाल को टाई करके लड़ने लगती है तो उसके अंदर उसके भाई रियोनसुके की कॉन्शियसनेस आ जाती है। अब हिजुरू में भी शैडोज की कुछ क्वालिटी आ गई थी क्योंकि हाइन की डेटा थोड़ी बहुत हिजुरू के शरीर में ही प्रवेश कर गई थी। वैसे में वो सिंगल हैंडेडली दोनों शैडोज को हरा देती है। अगले दिन हिजुरू अपने आइलैंड को छोड़ के टोक्यो रहने चले जाती है, लेकिन वो हाइन को देख पाती है जो उसे थ्रेटन करती है कि इस बार तो ठीक है तुम बच गई, लेकिन अगली बार आइलैंड में आओगी तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। ये सारी मेमोरीज देखने के बाद शिनपेई वापस 22 जुलाई पे जाता है, जहां वो देखता है कि हिजुरू एज प्लान शियोरी के घर जा रही है, लेकिन क्योंकि इस टाइमलाइन में हिजुरू ही मर जाएगी तो शिनपेई उसे ऐसा करने नहीं देता। वहीं दुश्मन हाइन भी इस टाइमलाइन में वापस आती है और प्लान बनाती है कि वो शिनपेई को हर टाइमलाइन में पहले ही मार देगी, जिससे उसके पास रियलिटी को ऑल्टर करने वाली जो ताकत होती है ना वो समाप्त हो जाएगी। क्योंकि आपको पता है कि शिनपेई बस कुछ नंबर ऑफ टाइम्स के लिए ही शक्ति का प्रयोग कर सकता था, बेसिकली उसके बाद उसकी लिमिट खत्म हो जाएगी। अब इस बारे में मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ कि जैसे जैसे शिनपेई टाइम में वापस जाता है तो वो थोड़ा थोड़ा आगे स्किप होने लगता है। जैसे पहली बार टाइम रिवाइंड हुआ था तो वो बोट में था, लेकिन उसके दूसरी बार वो बोट से बाहर शहर में, फिर वो ओशन के सामने था, फिर एक बार वो हिजुरू के सीक्रेट अड्डे पे था। तो ऐसे ही वो टाइम में आगे आता जाता है। और अगर वो ये बार बार करता है तो एक पॉइंट ऐसा भी आता है जहां वो टाइम रिवाइंड तो करता लेकिन वापस उसी मोमेंट में आ जाता है जहां से उसने टाइम को रिवाइंड करा है, क्योंकि अपेरेंटली स्टार्टिंग लाइन जो है वो तो श्रिंक होती जा रही है। सो यू सी, ऐसे केस में शिनपेई की टाइम में वापस जाने की जो क्षमता है वो एक पर्टिकुलर पीरियड या नंबर ऑफ टाइम्स के बाद समाप्त हो जाती है, क्योंकि एक पॉइंट पे जब शिनपेई वापस जाएगा तो वो एग्जैक्टली वहीं से शुरू करेगा जहां से उसने रिवाइंड किया था, यानी जहां वो समाप्त हुआ था, यानी कि वो समाप्त हो जाएगा फॉर रियल फॉर एवर। अब इस बात को हाइन भी डिकोड कर लेती है और तभी वो शिनपेई को बार बार खत्म कर उसके पावर को एग्जॉस्ट करने का प्लान बना रही थी। खैर अब शिनपेई की टीम अपना प्लान बदलते हैं और अपनी टीम तैयार करते हैं, जहां मियो, सो, तोत्सुमुरा, नेजू, तोकिको, हिजुरू और शिनपेई होते हैं। और सब इनकी बातों पे इसलिए भरोसा करते हैं क्योंकि उशिहो सबसे हाथ मिलाकर उन्हें पिछले टाइमलाइन की सारी घटनाएं दिखा देती है। तोकिको को भी पता चल जाता है कि ये शैडोज धोखा देने में माहिर है, तो इस बार वो इनके टीम में हो लेती है और इन सब का लीडर शिनपेई होता है और उशिहो उसकी सपोर्ट। तो अगले सीन में हम नेजू को बाहर से नजर रखते हुए देखते हैं, लेकिन मियो की शैडो एकदम से ही उसके हेड को स्टैब कर नेजू को खत्म कर देती है। मतलब इनका पहला बंदा तो पहले ही आउट हो गया है, लेकिन फिर एकदम से ही शिनपेई खुद को उशिहो के घर के किचन में पाता है, इंडिकेटिंग कि उसको पिछले लूप में हाइन ने मरवा दिया है। और हम समझ पाते हैं कि इन फ्रेंड्स के ग्रुप के कुछ करने से पहले ही हाइन शिनपेई की पावर वेस्ट करवाने के लिए उसे शूट कर दी थी, और वो भी नेजू के गन से। अब शिनपेई को भी सारा टाइम वाला कैलकुलेशन समझ आ जाता है और वो सोचता है कि ये उसका आखिरी अटेम्प्ट है जहां वो टाइम को रिवाइंड कर सकता है। लेकिन इस बार वो अपनी गलती को रेक्टिफाई करता है, जहां वो नेजू को अब बाहर नहीं रखता, अपने पास ही रखता है स्कूल के अंदर। तो अब मैटर बड़ा क्रूशियल था क्योंकि ये शिनपेई की सेकंड लास्ट लाइफ थी। अब ये सारे दोस्त 22 जुलाई को एक वॉर के लिए प्रस्तुत होते हैं, विच वाज बिटवीन हाइन शैडोज एंड शिनपेई's फ्रेंड्स। बेसिकली यहाँ करो या मरो वाली सिचुएशन आ गई थी। हाँ, एक और बात बता दूं कि हाइन शिनपेई को इसलिए बार बार ढूंढ पा रही थी क्योंकि उसने शिनपेई के आर्म्स पे अपने हैंड प्रिंट्स दे दिए थे। मैंने आपको ये बात बताया था, अगर आपको याद हो तो उस हैंड प्रिंट के कारण ही वो उसे खोज पा रही है। एनीवेज, अब शिनपेई स्कूल के फील्ड पे खड़ा होता है और हाइन की पूरी फौज उसके सामने आती है। तभी मियो की शैडो शिनपेई पे हमला करने दौड़ती है, लेकिन उशिहो शिनपेई को उठाकर उस जगह से अंदर भागने लगती है। नेजू भी स्कूल बिल्डिंग से इन पे गोलियां बरसाता है और एक एक कर सारे शैडोज अपने रूप में आते हैं। हाइन और शीडे उशिहो और शिनपेई के पीछे जाते हैं और मियो नेजू को खत्म करने जाती है। अब स्कूल बिल्डिंग के अंदर का मैटर हिजुरू संभाल लेती है। वहीं बाहर मियो को तोकिको, सो और रियल मियो टफ फाइट देते हैं और तोकिको के पेट शैडोज मियो पे वार करते हैं। इस लड़ाई के दौरान शीडे एक गोली हिजुरू के कंधे पे मारता है, लेकिन अगले ही क्षण नेजो हिजुरू को बचा लेता है, वरना आज वो खत्म ही हो जाती। शीडे अब इंजर्ड हो जाता है और बिल्डिंग में ही रहता है। वहीं बाहर तोकिको के पेट शैडोज मियो पे हमला कर देते हैं, लेकिन हाइन उनको कंट्रोल करने की कोशिश करती है, ऑर्डरिंग मियो की वो तोकिको को खत्म कर दे, लेकिन मियो उसकी बात नहीं सुनती, एज उसको अब उशिहो कंट्रोल कर रही थी। जी हाँ दोस्तों, आपको पता होगा कि हाइन की पावर्स तो उशिहो में भी है ना, और वो खुद भी एक काफी टफ शैडो है, तो वो भी अब शैडोज के माइंड को कंट्रोल कर सकती थी। लेकिन शीडे उशिहो पे हमला कर देता है, जिससे उसको भागना पड़ता है। मियो की शैडो अब तोकिको का काम तमाम ही करने वाली थी, लेकिन सो इस बार अपनी बहन को बचा लेता है और बिल्डिंग के अंदर उशिहो और शीडे की फाइट होती है। ये सारे शीडे के बॉडी में आग लगा देते हैं, लेकिन स्टिल हाइन इन पे हमला कर देती है और उशिहो हाइन को पकड़कर उसे खत्म करने ही वाली थी कि हाइन अपनी भोली भाली बातों से उशिहो को डिस्ट्रैक्ट कर देती है, जिसके चलते शीडे उशिहो को पकड़ अपने साथ आग में ले जाता है। अब शीडे खुद तो जल ही रहा था, साथ ही वो हमारे MVP को भी ले गया, मतलब उशिहो को। इससे शिनपेई का दिल भी टूट जाता है और इतने में शिनपेई को भी शीडे 2-3 गोलियां शूट कर देता है।
है। तो अब ऐसा प्रतीत होता है कि शिनपेई की टीम का गेम ओवर है, लेकिन टू आवर शॉक उशिहो आग में भी शीडे को मारकर उसका काम तमाम कर देती है। मतलब उशिहो इतनी टफ थी कि उसे आग से भी जलाया नहीं जा सकता था। और इसी सब के दौरान शिनपेई नोटिस करता है कि शीडे के अंदर कोई ह्यूमन बीइंग है। जी हाँ दोस्तों, शीडे शैडो और ह्यूमन का शायद एक कॉम्बिनेशन है जो काफी डेंजरस है। इतने में पूरी जगह की आग बुझ जाती है और सारी खिड़कियों की कांच टूट जाती है, लेकिन समहाउ उशिहो हाइन को पूरी तरह से इरेज नहीं कर पाती और दोनों जान बचाकर भाग जाते हैं। आफ्टर द वॉर हम देखते हैं कि हाइन और शीडे जंगल में चोटिल हालत में बैठे हुए हैं और यही होप कर रहे हैं कि गोलियों से शिनपेई जल्द ही मर जाएगा, जिससे ये लोग वापस से रिवाइव हो जाएंगे। लेकिन हम देखते हैं कि शिनपेई तो बिल्कुल ठीक था, क्योंकि उसने बुलेट प्रूफ वेस्ट पहना हुआ था। इसका मतलब ये कि इस बार लूप रीस्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि शिनपेई वाज सेफ। इनफैक्ट ये सारे लोग तो अब मियो के शैडो को भी पकड़ लेते हैं और उशिहो उसके माइंड से हाइन की लिंक्स तोड़ देती है और वो इन्हें अपने टीम में ले लेते हैं। शिनपेई अब मियो से इंफॉर्मेशन निकालता है और मियो बताती है कि उसकी पावर्स उशिहो से अलग है। जैसे उशिहो चीजों को कॉपी करती है, मियो कॉपी तो नहीं कर सकती, लेकिन एक टाइम में किसी और का रूप धर सकती है। और वो एक तरह से हाइन की ग्रैंड चाइल्ड है, जिसे कम से कम 7 दिन में ओरिजिनल को खत्म कर उनकी जगह लेनी पड़ती है, वरना वो अपने आप ही खत्म हो जाते हैं। अब क्योंकि हाइन पे स्ट्रेंथ नहीं है, तो वो आइलैंड के सारे लोगों को खत्म कर उनसे स्ट्रेंथ लेना चाहती है और इसके पीछे उसका एक बड़ा मकसद है जो कि आगे रिवील होगा। एनीवेज, तो अब ये सारे मिलके सो के घर जाते हैं ताकि डॉक्टर हिशिगाता से कुछ आंसर्स मिल सके और रास्ते में मियो की शैडो शिनपेई को उसके दिल की बात बताने की कोशिश करती है। खैर, अब घर पहुंचकर ये देखते हैं कि इनका सारा सामान गायब है और तोकिको इन्हें अपने डैड के प्रेजेंट टाइम क्लिनिक ले जाती है, जहां उशिहो शैडो को सेंस कर पा रही थी। ये सारे बेसमेंट के मॉर्ग में जाते हैं और वहीं अंदर एक हिडन रूम होता है जहां से उशिहो की ओरिजिनल बॉडी गायब होती है। अब तोकिको रिवील करती है कि उसकी डैड की जो हॉल है वो डायरेक्टली हिरुको केव से कनेक्टेड है, तो ये उसी रास्ते को एक्सप्लोर कर सकते हैं। वहीं अंदर सो देखता है कि उसकी मदर के शैडो ने डॉक्टर हिशिगाता को पकड़ रखा था और उशिहो जल्दी से उस शैडो के हाइन से सारे लिंक्स तोड़ देती है, लेकिन हिशिगाता की सांस नहीं चल रही थी, तो सो उन्हें सीपीआर देकर होश में लाता है। हिशिगाता अब तोकिको से कहता है कि सबको मार दो, जिससे हाइन मुझ पे वापस भरोसा कर लेगी, लेकिन तोकिको ऐसा नहीं करती। डॉक्टर हिशिगाता गुस्से में सो के हाथ से गन छीन कर अपनी ही बेटी तोकिको को शूट कर देते हैं, लेकिन हम समझ पाते हैं कि ये तो रियल तोकिको है ही नहीं। शिनपेई को पता था कि ऐसा कुछ हो सकता है, तो वो मियो के शैडो को एज तोकिको ले आया था और रियल मियो और तोकिको तो बाहर कार में बैठे थे। इतने में सो अपने डैड को हम्बल करता है, लेकिन वो फिर भी अपना मुंह नहीं खोलते। मियो की शैडो उन्हें कॉपी करने जाती है, लेकिन वो तो कॉपी भी नहीं हो पाते क्योंकि ऑलरेडी उनके पास इम्यूनिटी थी। मतलब पहले उनकी कॉपी बनाई गई थी जिसे खत्म भी कर दिया गया था। हिशिगाता को यह बात मालूम नहीं थी एंड दिस वाज शॉकिंग फॉर हिम। तभी दूर कहीं से नेगोरो इन्हें चैलेंज करती है और उशिहो के मृत शरीर को अपने साथ ले जाती है। फाइनली हिशिगाता समझ पाता है कि शैडोज पे भरोसा नहीं किया जा सकता और वो सबके सामने अपना गुनाह कबूल करता है। वहीं उनकी पत्नी अब इविल हाइन के चंगुल से छूट चुकी थी। डॉक्टर हिशिगाता कहते हैं कि वो हाइन को नहीं मारना चाहते क्योंकि उसके मरते ही डॉक्टर हिशिगाता की वाइफ और उशिहो दोनों ही खत्म हो जाएंगे, लेकिन उशिहो इस पे कहती है कि आइलैंड में सबको बचाने के लिए उसे खुद की कुर्बानी देना मंजूर है। इसे सारे जोश में आ जाते हैं और चितोसे, जो कि डॉक्टर हिशिगाता की वाइफ है, वो भी हिशिगाता को शिनपेई का साथ देने के लिए मना लेती है। डॉक्टर हिशिगाता अब जाके अपना मुंह खोलते हैं कि हाइन का एक ही मकसद है कि वो जल्द से जल्द अपने घर लौटना चाहती है। उसका घर समंदर की गहराइयों में है जहां तक बस शैडोज ही जा सकते हैं। वो अपने लिए शियोरी की फैमिली को चुनी है क्योंकि वो अपने माता पिता के साथ वहां लौटना चाहती है। डॉक्टर हिशिगाता भी शैडो बन के अपनी पत्नी के साथ उसी रेल्म में रहना चाहते थे, लेकिन जब उनको पता चला कि वो तो कभी शैडो बन ही नहीं सकते, तब उनको शैडोज के झूठे वादों के बारे में पता चला। लेकिन अब चितोसे और हिशिगाता भी शैडोज के इस खेल को खत्म करने का सोचते हैं। हिशिगाता अब एक बुक निकालते हैं जहां उन सारे लोगों का नाम लिखा हुआ था जिन्हें शैडो सिकनेस हुआ था, लेकिन एक्चुअली में वो हाइन का शिकार बने थे। और दोस्तों, यहाँ एक बड़ा खुलासा होता है जहां शिनपेई को पता चलता है कि उसके पेरेंट्स किसी एक्सीडेंट में नहीं बल्कि वो भी हाइन का शिकार ही बन के मरे थे। दोस्तों, हुआ ये था कि शिनपेई के पेरेंट्स को हिरुको केव के बारे में पता चल चुका था और वो ये पूरी दुनिया को बताने वाले थे, लेकिन इससे पहले ही हाइन ने उन्हें भी खत्म कर दिया था। हाइन ने उसके पेरेंट्स को खत्म करा और डॉक्टर हिशिगाता ने उनका बॉडी डबल बना दिया जिससे आइलैंड के लोगों को शक न हो। शिनपेई इससे शॉक तो होता है, लेकिन वो हिशिगाता से पूछता है कि शीडे कौन है। हिशिगाता बताता है कि शीडे हाइन का गार्डियन है और हाइन की पहली संतान है। मतलब बेसिकली हाइन ने ही शीडे को क्रिएट करा है। उसका ओरिजिनल नाम हिशिगाता शीडे हिको है और वो हिशिगाता क्लिनिक का पहला डायरेक्टर है जो ऑब्वियसली लोगों से छुप के हाइन को ह्यूमन फीड कराया करता था।
तो एपिसोड शुरू होते ही हम समझ पाते हैं कि ये कहानी एक डिस्टोपियन वर्ल्ड में सेट है और ये दुनिया AR यानी ऑग्यूमेंटेड रियलिटी की दुनिया है। यहाँ के लोग आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल करते हैं जिसमें किसी तरह का नैनोटेक है और उसी से AR काम करता है। मतलब हमारी दुनिया की तरह यहाँ कोई AR या VR हेडसेट नहीं है। ये दुनिया AR के मामले में इतनी तरक्की कर चुकी है कि लोग मरने के बाद भी अपनी पूरी डेटा सिस्टम में डाल देते हैं जिससे उनका डिजिटल कॉपी हमेशा के लिए जीवित रहेगा। चीजें इतनी सीमलेस है कि इंसानों को ये तक पता नहीं चलता कि जो वो देख रहे हैं वो रियल है या फिर ऑग्यूमेंटेड रियलिटी। अब क्योंकि ये एक डिस्टोपियन वर्ल्ड है तो यहाँ अमीर लोग गरीबों से सेपरेटेड हैं, यानी वो एक बड़े वॉल्स के अंदर रहते हैं जहां बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स वगैरह हैं। वहीं गरीब लोगों को कष्ट में जिंदगी काटने के लिए बाहर छोड़ दिया गया है। अब कहानी की शुरुआत में एक यंग ब्यूटीफुल लड़की एक एक्सक्लूसिव पॉश क्लब में एंटर करती है और वहां का गार्ड लड़की से टिकट मांगता है। ये लड़की अपनी आंख की ड्रॉप मूव होते दिखाती है और इतना इनफ था उसकी एंट्री के लिए। अंदर वो डिजिटल मेन्यू से ड्रिंक ऑर्डर करती है, समथिंग लाइक एडवांस्ड वर्जन ऑफ विजन प्रो। अब यहाँ एक मिस्टर ग्रे नामक आदमी इस लड़की को ड्रिंक ऑफर करता है, देन उससे फ्लर्ट करता है और ऐसे में ये लड़की मिस्टर ग्रे के साथ इंटीमेट होने के लिए रेडी थी। ऐसे में ग्रे अपनी आई ड्रॉप ऑफर करता है जिसे लेते ग्रे अब इस लड़की के एनवायरनमेंट को कंट्रोल कर सकता था। ये लोग कुछ वर्चुअल रूम्स की तरफ जाते हैं इंटीमेट होने के लिए और वहां ग्रे अचानक से थोड़ा वायलेंट हो जाता है। वो उस लड़की को बांध देता है, फिर उसके होठ काट लेता है, देन कान काट लेता है वगैरह वगैरह। इन हरकतों से लड़की काफी डर जाती है और वो ग्रे को रुकने कहती है, लेकिन ग्रे तो यहाँ आसपास के एनवायरनमेंट चेंज करने लग गया था और वो इस लड़की का असली रूप भी हम व्यूअर्स को दिखाता है। बेसिकली ये लड़की बाहर में तो AR की मदद से एकदम अलग दिख रही थी, लेकिन रियलिटी में शी लुक्ड क्वाइट डिफरेंट। हम समझ पाते हैं कि ग्रे खून को लेकर ऑब्सेस्ड है और इसीलिए वो इस लड़की को कट कर रहा है ताकि वो खून को एंजॉय कर सके। इन द एंड वो लड़की को बुरी तरह कट करके मार देता है। अब अगले सीन में हम एक एड देखते हैं एडवांस्ड आई ड्रॉप्स की और यहाँ AR ऑक्यूमेनेटेक की बात की गई है। बेसिकली ये ड्रॉप्स नैनो मशीन थी जिसका इस्तेमाल करके लोग एक सुपर कंप्यूटर के अंदर रह सकते हैं लाइक अदर्स। ऐसे इंसान इमॉर्टल हो जाएंगे क्योंकि ओरिजिनल शरीर से कोई मतलब ही नहीं, आपको रहना तो इस AR वर्ल्ड में ही है। आपकी सारी डेटा तो यहाँ है और आप यहाँ कैसे भी दिख सकते हैं। खैर हम ग्रे को देखते हैं और उससे मिलने मिस्टर ब्राउन आया है। हम समझ पाते हैं कि ये लोग किसी तरह के एलीट क्लब में हैं नेम्ड वुल्फ क्लब और यहाँ ग्रे जैसे लोग अपनी डार्केस्ट डिजायर्स फुलफिल करते हैं। ग्रे क्लियरली कहता है कि नो मैटर ये आई ड्रॉप्स आपको कैसा फील कराएं, रियलिटी का मजा कुछ और ही है। बेसिकली ग्रे को रियल लोगों को मारने और उनके खून को फील करने में मजा आता था। आगे की सीन्स में हम ग्रे को कई और बार वही काम करते देखते हैं जो कि वो पहली लड़की के साथ किया था, मतलब हंटिंग लाइक अ वुल्फ। ग्रे इतना आउट ऑफ हैंड हो रहा था कि अब वो रैंडम लोगों को मार रहा था और ऐसे में ब्राउन ग्रे को समझाता है कि अगर ग्रे इस तरह से आउट ऑफ कंट्रोल जाएगा तो एलीट क्लब भी उसे बचा नहीं पाएगी। उसे एलिगेंटली समय आने पे हंट करना है, नॉट कहीं भी और कभी भी। अब ग्रे को तो हंटिंग की तलब थी और ऐसे में वो एक बहुत ही रियल प्लेस पे पहुंचता है जहां वो किसी मैडम नाम की औरत से मिलता है। मैडम के प्लेस पे सब कुछ रियल था, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो या फिर बर्ड्स। मैडम का काम था ग्रे के लिए एक रेड राइडिंग हुड ढूंढना, यानी एक शिकार ढूंढना। ध्यान रहे कि ग्रे का मैडम से मिलना उनके एलीट क्लब में किसी को नहीं पता था एक्सेप्ट ब्राउन, क्योंकि ब्राउन ही ग्रे को यहाँ भेजा था। खैर मैडम एक स्कारलेट नामक लड़की को चुनती है जो कि ग्रे की अगली शिकार होगी। कुछ समय बाद ग्रे को एक पैकेज मिलता है विद एन आई ड्रॉप और मैडम इंस्ट्रक्ट करती है कि ग्रे को A38 एरिया में जाके स्कारलेट को फंसाना होगा। अब उस एरिया में स्कारलेट एक पार्टी से निकल रही होती है जब एक आदमी उसे परेशान कर रहा होता है। ग्रे उस आदमी को मार के स्कारलेट को बचाता है और इससे ये दोनों फ्रेंडली हो जाते हैं। स्कारलेट ग्रे को अपने घर ले जाती है और सपोजिटली यहाँ सब कुछ रियल था। वो ग्रे को एक ड्रिंक देती है और इस ड्रिंक को पीते ग्रे डिजी फील करता है। वो अपना आई ड्रॉप निकालता है लेकिन आई ड्रॉप उसके हाथ से फिसल जाता है और स्कारलेट उसके आई ड्रॉप को तोड़ देती है। इस पॉइंट पे ग्रे बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है तो वो खुद को बंधा पाता है, ठीक वैसे ही जैसे वो यूजुअली अपने विक्टिम्स को बांधता है। स्कारलेट यहाँ ग्रे के ऊपर थी और वो उसे काटना शुरू करती है। स्कारलेट कहती है कि तुम्हारा मुंह काफी बड़ा और पावरफुल है, देन मुंह काट देती है। तुम्हारे हैंड बड़े और स्ट्रॉन्ग है और फिर वो नाखून नोच लेती है। तुम्हारी आंखें बड़ी और शार्प है एंड देन वो आंख फोड़ देती है। स्कारलेट रिवील करती है कि उसे पता था कि ग्रे वुल्फ है और इसीलिए वो पहले वीक होने का प्रिटेंड करी, यानी नाटक करी, वुल्फ को अपने एरिया में लाई और अब वुल्फ ही उसके कब्जे में है। इसके बाद स्कारलेट ग्रे को मार देती है। वहीं दूसरी तरफ मैडम को ब्राउन का कॉल आता है जो कि पूछ रहा था कि ग्रे का क्या हुआ और मैडम कहती है कि ग्रे को लेकर रिक्वेस्ट क्लब से नहीं आई थी और ऐसे रिक्वेस्ट्स को मैं एंटरटेन नहीं करती। इट्स बेटर कि तुम ग्रे के बारे में भूल जाओ। ये सुन के ब्राउन कहता है कि भैया मैं तो अब इमॉर्टैलिटी सर्विस ले लूंगा क्योंकि रियल वर्ल्ड के टेम्पटेशंस
बहुत है लेकिन खतरनाक है। इसके बाद हम स्कारलेट को देखते हैं जो कि मैडम को विजिट करती है एंड द मैसेज वाज वेरी क्लियर। मैसेज ये था कि आइदर आप शिकार हो सकते हो या फिर आप शिकारी बन सकते हो। यहीं पे ये वाली एपिसोड खत्म हो जाती है। अब आई नो कि आपके मन में इस स्टोरी को लेकर कुछ कंफ्यूजन्स होंगे, लेकिन अब मैं सब कुछ क्लियर कर दूंगा। तो कहानी का कॉन्सेप्ट सिंपल है, जहां हमें एक डिस्टोपियन वर्ल्ड दिखाया गया है और लोग यहाँ आई ड्रॉप्स यूज करके अपनी रियलिटी को चेंज करते हैं। बेसिकली एक इंसान खुद का रियल सेल्फ रह सकता है या फिर वर्चुअल सेल्फ। ऑल्दो यहाँ इमॉर्टैलिटी सर्विस भी है, यानी कि आप खुद के पूरे डेटा को वर्चुअल वर्ल्ड में डाल दोगे, जिससे आपका अवतार हमेशा जिंदा रहेगा। आपका रियल बॉडी रहे या ना रहे इससे कोई मतलब नहीं। अब इस मिक्स्ड रियलिटी वाले वर्ल्ड में अब भी ऐसे कुछ लोग हैं जो कि ट्रू रियलिटी को क्रेव करते हैं, स्पेशली ब्लड। इसे लिटिल रेड राइडिंग हुड वाली कहानी का वुल्फ बताया गया है और स्कारलेट है रेड राइडिंग हुड। अब भले ओरिजिनल कहानी में वुल्फ वाज बैड, लेकिन यहाँ द टेबल्स हैव टर्न्ड। लिटिल रेड राइडिंग हुड शिकार होने के बजाय खुद शिकारी बन गई है और इसीलिए वो ग्रे को मार पाई। अब अगर हम ओरिजिनल कहानी की बात करें तो एक छोटी लड़की लिटिल रेड राइडिंग हुड अपनी ग्रैंडमदर के साथ थी। एक दिन जब वो बाहर जाती है तो एक वुल्फ चतुराई से ग्रैंडमदर को खा जाता है एंड देन उनकी जगह ले लेता है। जब रेड वापस आती है तो पूछती है कि ग्रैनी, आपकी आंखें इतनी बड़ी और शार्प क्यों हैं? आपके हाथ बड़े और स्ट्रॉन्ग क्यों हैं? आपका मुंह बड़ा और पावरफुल क्यों है? इस मुंह वाले सवाल पे वुल्फ कहता है कि तुम्हें खाने के लिए, और वो रेड को खा जाता है। नाउ इसी कहानी के ग्रिम वर्जन में एक वुड कटर या फिर एक हंटर वुल्फ को कट करके रेड को बचा लेता है। इससे ग्रैनी भी बच जाती है और ये लोग वुल्फ के पेट में पत्थर भर देते हैं। ऐसा इसलिए ताकि वापस जब वुल्फ उठे तो वो पत्थर में ही दब के मर जाए, या फिर एक वर्जन में वुल्फ पानी पीने जाता है तो पत्थर पेट में होने के कारण वो पानी में डूब के मारा जाता है। तो आप क्लासिक टेल और ग्रिम वेरिएशंस वाली स्टोरी में पैरेलल्स देख पा रहे होंगे, और यहाँ स्कारलेट भी ग्रे से सेम क्वेश्चंस पूछती है, लाइक तुम्हारे हाथ इतने बड़े क्यों हैं, मुंह ऐसा क्यों है, वगैरह वगैरह। बस फर्क ये है कि यहाँ स्कारलेट यानी अपनी लिटिल रेड राइडिंग हुड ही शिकारी बन चुकी है। वैसे वुल्फ बुरा ही था उस कहानी में भी, इसमें भी। मूविंग ऑन, हम बढ़ते हैं थर्ड एपिसोड की ओर, जो कि हैंसल और ग्रेटल की कहानी पे बेस्ड है। हर एपिसोड की तरह शार्लेट और उसके बड़े भाई यानी ग्रिम ब्रदर्स इस एपिसोड के कॉन्टेक्स्ट को सेट करते हैं। तो ये कहानी एक यंग लड़के की पर्सपेक्टिव से है जिसका नाम है हैंसल। हैंसल किसी तरह के बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता है जहां कई बच्चे हैं और सबका ख्याल मामा और पापा रखते हैं। मामा और पापा थोड़े स्ट्रिक्ट है, स्टिल वो काफी काम है, लविंग है, और उनका एक मेन रूल है कि बच्चों को फेंस यानी बाउंड्री के बाहर नहीं जाना है। अब हैंसल बताता है कि उसकी बहन ग्रेटल भी उसके साथ स्कूल में है और हम इन दोनों को हमेशा साथ देखते हैं। हैंसल पढ़ाई वगैरह में बहुत स्मार्ट है और ग्रेटल क्लास में सोती रहती है। ये दोनों हमेशा बदमाशी करते हैं, लाइक क्लास बंक करना, गलत टाइम पे खेलना, रात को बिस्तर से बाहर जाना, वगैरह वगैरह। इनफैक्ट डिटेंशन मिलने के बावजूद ये दोनों नहीं सुधर रहे थे और ऐसे में एक बार मामा और पापा इन दोनों को रात भर के लिए पास के जंगल में छोड़ देते हैं एज पनिशमेंट। नाउ हैंसल और ग्रेटल के लिए ये सजा से ज्यादा अपॉर्चुनिटी थी और ये लोग जंगल में घूमने लगते हैं। घूमते हुए दोनों एक झोपड़ी के पास पहुंचते हैं और अंदर ढेर सारे स्वीट्स रखे हुए थे। ग्रेटल स्वीट्स खाने लगती है और वो हैंसल को भी स्वीट्स खाने कहती है, और तभी इनकी मुलाकात एक ओल्ड विच टाइप लेडी से होती है जिसका ही ये हट था। ये ओल्ड लेडी काफी स्वीट थी और वो इन्हें कोकोआ पिलाती है। इनफैक्ट इन्हें अपने घर पे रात बिताने का ऑफर भी देती है। बातचीत में ओल्ड लेडी कहती है कि दुनिया फ्लैट है और उसका एंड भी है, जबकि हैंसल कहता है कि वर्ल्ड तो स्फीयर है और उसका कोई एंड नहीं। लेकिन लेडी इनसे कहती है कि नेक्स्ट टाइम जब स्कूल में तुम लोग बॉल खेल रहे होगे ना, तब जब बॉल फेंस के उस पार जाए तो तुम जाके चेक करना, वहीं पे दुनिया का एंड है। ये लेडी इन्हें कैंडी भी देती है, जिसके बाद लेडी एकदम से गायब हो जाती है। अब सुबह होते हैंसल और ग्रेटल वापस स्कूल आते हैं और अब इन्हें लेडी की बात को टेस्ट करना था, इसीलिए अब बॉल खेलते वक्त जैसे ही बॉल फेंस के उस पार जाती है, हैंसल एकदम दौड़ लगा के बॉल के करीब जाता है। हैंसल देखता है कि बॉल किसी इनविजिबल सी दीवार को हिट करके बाउंस बैक किया और इससे उसे लगता है कि कल रात वाली विच लेडी ठीक ही बोल रही थी। अब इससे पहले हैंसल और छानबीन करता मामा पीछे से आ जाती हैं और वो हैंसल को डिटेंशन देती हैं क्योंकि बच्चों को बॉल लाने के लिए फेंस पार करना मना था। मामा यहाँ हैंसल से ये भी पूछती है कि तुम्हें कुछ अजीब सा तो यहाँ नहीं देखा, और हैंसल झूठ बोल देता है कि मैंने कुछ नहीं देखा। खैर उस रात इन्हें फिर से फॉरेस्ट भेज दिया जाता है डिटेंशन के लिए और ये लोग फिर से उस ओल्ड लेडी के हट में पहुंचते हैं। यहाँ हैंसल ओल्ड लेडी से पूछने लगता है कि इस वर्ल्ड में क्या रियल है और क्या नहीं, और इसके जवाब में ओल्ड लेडी कहती है कि मैं तुम्हें सब बताऊंगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें स्कूल में हो रही कुछ अनयूजुअल एक्टिविटीज पे नजर रख के मुझे रिपोर्ट करना है। वो इन्हें एक कैंडी से भरा हुआ ट्यूब भी देती है, सेइंग कि ये तुम्हें राह दिखाएंगे लाइक अ गाइड।
इसके बाद वो लेडी फिर से डिसअपीयर हो जाती है। अब सुबह पापा और मामा इनसे पूछते हैं कि क्या तुम लोगों को फॉरेस्ट में कुछ वियर्ड दिखा, जिसके जवाब में हैंसल और ग्रेटल नो कहते हैं। अब ये दोनों स्कूल में छानबीन शुरू करते हैं, जहां वो पाते हैं कि इनके स्कूल से अक्सर बच्चे गायब हो जाते हैं। जैसे एक लड़का फ्रिट्ज जो कि बेड को वेट कर देता था, वो अब कहीं दिखाई नहीं देता। सिमिलरली एक बच्चा हमेशा वॉच बनाता रहता था, वो भी अब दिखाई नहीं देता। हम व्यूअर्स को बताया जाता है कि स्कूल में हर कुछ अंतराल में बच्चे घटते जा रहे हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब उस रात हैंसल और ग्रेटल वापस बाहर जाते हैं और उस कैंडी वाले ट्यूब को ऊपर करने पे उन्हें सामने एक पोर्टल ओपन होता दिखता है। इस पोर्टल के अंदर एक अजीब सी जगह थी जो कि काफी मॉडर्न लग रही थी और यहाँ कुछ पॉड्स एंड इंक्यूबेटर्स वगैरह दिख रहे थे। एंड दिस वाज सजेस्टिंग कि शायद ये लोग किसी तरह के स्पेसशिप में हैं और ये पॉड्स स्पेसशिप के ही हैं। अब यूजुअली तो ग्रेटल हिम्मत दिखा के हमेशा लीड करती थी, लेकिन आज हैंसल लीड कर रहा था। ये लोग उस कैंडी ट्यूब की मदद से कई रूम्स के डोर्स ओपन करते हैं और फाइनली एक क्लासरूम जैसी जगह पे पहुंचते हैं, जहां बड़ी सी स्क्रीन पे बच्चों की पिक्स और उनसे रिलेटेड डेटा पॉइंट्स थी। तभी मामा यहाँ आ जाती है और उन्हें देखकर ये दोनों भागते हैं। मामा इनके पीछे दौड़ने लगती है और एक पॉइंट आता है जब सामने वाला डोर क्लोज हो जाता, और ऐसे में मामा हैंसल को धक्का देती है ताकि हैंसल डोर क्रॉस कर जाए और उसमें ना फंसे। इसके दौरान मामा खुद डोर में फंस जाती है और हम देख पाते हैं कि वो एक्चुअली में एक रोबोट है जो कि अब थोड़ा डैमेज हो गई थी। खैर हैंसल और ग्रेटल आगे बढ़ते हैं और उन्हें एहसास होता है कि वो दोनों स्पेस में हैं। ये लोग एक्सप्लोरेशन वगैरह करके कैंडी ट्यूब गाइड की मदद से वापस स्कूल पहुंच जाते हैं और इसके बाद दोनों सीधा ओल्ड विच लेडी के पास दुनिया का सच जानने के लिए पहुंचते हैं। यहाँ ओल्ड लेडी हैंसल को चॉइस देती है, आइदर वो हैंसल को दुनिया की सारी सच्चाई बता देगी या फिर हैंसल एक कैंडी खा के ये सारी एक्सपीरियंस भूल जाएगा और वापस स्कूल चला जाएगा। हैंसल चूज करता है कि उसे सब कुछ जानना है और फिर ओल्ड लेडी रियलिटी रिवील करती है। दरअसल सालों पहले ही अर्थ ह्यूमंस के रहने लायक नहीं बचा और इसीलिए इनके एंसेस्टर्स अपने बच्चों को पलने बढ़ने के लिए दूसरी जगह भेजने लगे। अब फिलहाल हैंसल और ग्रेटल जहां हैं वो भी एक ऐसी ही जगह है जो कि अंतरिक्ष में है और वो पूरा जगह टेक्नोलॉजी की मदद से बनाया गया है। मामा और पापा बच्चों का ख्याल रखते हैं और वो दोनों रोबोट्स हैं, और जब बच्चे स्मार्ट इनफ हो जाते हैं तो उन्हें आउटसाइड वर्ल्ड में वापस भेज दिया जाता है। हैंसल कहता है कि शायद वो भी रेडी है और वो भी अब स्कूल वापस नहीं जाना चाहता, बल्कि उसे आउटसाइड वर्ल्ड में जाना है। ऐसे में ओल्ड लेडी हैंसल और ग्रेटल को एक पॉड दिखाती है जिसमें बैठ के वो आउटसाइड वर्ल्ड जा सकता है, लेकिन इस पॉड में तो एक ही सीट थी और ऐसे में ग्रेटल उसके साथ कैसे जाएगी। वेल इस पॉइंट पे हम व्यूअर्स को रिवील किया जाता है कि ग्रेटल कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी और वो बस हैंसल की एक इमेजिनेशन थी। जी हाँ दोस्तों, ग्रेटल किसी को भी नहीं दिखती थी और बस हैंसल ही उसे इमेजिन करता था, अपनी बहन मानता था और ग्रेटल उसकी हिम्मत थी, उसकी स्ट्रेंथ थी। और जब हैंसल को यह पता लगता है तो ग्रेटल गायब होने लग जाती है। इस पॉइंट तक हैंसल अब खुद ब्रेव हो चुका था और उसे यह जर्नी अकेले ही तय करनी थी। हैंसल यहाँ काफी रोता है, लेकिन इवेंचुअली वो ग्रेटल को लेट गो करके पॉड में बैठ जाता है। फाइनली उसका पॉड आउटसाइड वर्ल्ड पे लैंड करता है, जहां हैंसल कुछ और लोगों से मिलता है। इन लोगों में फ्रिट्ज भी था एंड अदर स्टूडेंट्स जो कि उसके साथ स्कूल में थे, लेकिन अब ये लोग बड़े दिख रहे थे। यहाँ हैंसल ग्रेटल को एक फाइनल थैंक यू कह के नई लाइफ शुरू करता है। मीनवाइल वो बूढ़ी औरत नेक्स्ट बच्चे को रेडी करने के लिए अरेंजमेंट्स करती है। यहीं पे ये वाली एपिसोड खत्म हो जाती है। अब अगर हम ओरिजिनल स्टोरी की बात करें तो वहां हैंसल और ग्रेटल अपने सौतेली मां के कारण जंगल में अबैंडन किए जाते हैं और वहां उन्हें एक विच मिलती है। विच इन्हें स्वीट्स वगैरह देती है और पिंजरे में रखती है ताकि जब बच्चे मोटे हो जाए तो वो उन्हें खा सके। ये बच्चे समहाउ स्मार्टली विच को चकमा दे देते हैं और फाइनली अपने घर वापस जाते हैं। वहां उनकी सौतेली मां भी अब तक नहीं थी एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर विद देयर फादर। नाउ यहाँ कहानी को बदल दिया गया है, जहां खेल सर्वाइवल का है। बच्चों को स्पेस सेंटर्स में भेज के ट्रेन किया जाता है। इनफैक्ट इस कदर तैयार किया जाता है ताकि वो रियल वर्ल्ड में सर्वाइव कर पाए। मामा और पापा रोबोट्स थे जो कि बच्चों को गाइड करते हैं और उन्हें सब कुछ सिखाते हैं, बीट सब्जेक्ट, मैनर्स, डिसिप्लिन और क्रिटिकल थिंकिंग। अब आप पूछ सकते हैं कि फ्रिट्ज एकदम से इतना बड़ा कैसे हो गया था ऑन द प्लैनेट। वेल यहाँ टाइम अलग तरह से वर्क करती है क्योंकि ये डिफरेंट प्लेसेस है, तभी ऐसा हुआ होगा। या फिर स्पेसशिप के अंदर चेंबर्स में बच्चों को रखा जाता होगा ताकि वो एज ना करे और उनकी ट्रेनिंग वगैरह सब मेंटली की जा रही होगी। ओवरऑल ये एक ऐसी कहानी है जहाँ पे प्लैनेट अब ऐसा नहीं रहा जहाँ इंसान रह सकते हैं, एटलीस्ट बच्चे तो नहीं, तो उसके बाद की सिचुएशन कैसी होगी, बच्चों को कैसे ट्रेन किया जाएगा वगैरह वगैरह। अब ओरिजिनल कहानी में भले विच बदमाश थी, लेकिन यहाँ जो हम विच को देखे हैं वो बदमाश नहीं थी। मूविंग ऑन, चौथे एपिसोड द एल्व्स एंड द शूमेकर कहानी पे बेस्ड है एंड एज यूजुअल एपिसोड के शुरुआत में ग्रिम ब्रदर्स और शार्लेट हमें इस एपिसोड का कॉन्टेक्स्ट देते हैं। नाउ इस वाली कहानी में सभी कैरेक्टर्स के नाम सिर्फ अल्फाबेट्स हैं, जैसे N, Z, X वगैरह वगैरह। तो कहानी की शुरुआत में हम मिस्टर N से मिल पाते हैं जो कि एक राइटर है, लेकिन पिछले 20 सालों में उसकी कोई किताब चली नहीं है। इनफैक्ट शायद कोई नई किताब पब्लिश तक नहीं हुई है। 20 साल पहले उसकी एक किताब आस्क एट मिडनाइट काफी प्रसिद्ध हुई थी, लेकिन तब से लेकर आज तक N एज एन ऑथर
से स्ट्रगल ही कर रहा है। एन की हालत यह है कि उसके पैसे भी खत्म हो रहे हैं और उसकी नई बुक फ्रॉम द शोस ऑफ स्टूपर को कोई एडिटर एडिट नहीं करना चाहता, कोई पब्लिशर पब्लिश नहीं करना चाहता। इन सबसे फ्रस्ट्रेट होकर एन बार में जाता है, लेकिन वहां भी उसकी एक अनजान आदमी से अनबन हो जाती है, जिसके कारण उसे बार से निकाल दिया जाता है। थक हार कर एन एक पार्क में जाकर बैठ जाता है और वो अपने आप को जज करने लगता है। लाइक, क्या मैं वाकई एक अच्छा राइटर हूँ? क्या मेरे अंदर ईगो आ गया है? क्या मैं दूसरों से अपने आप को ऊपर मानता हूँ? क्या मैं कभी कुछ अच्छा लिख भी पाऊंगा? वगैरह वगैरह। इसी वल्नरेबल मोमेंट में वो अपनी लेटेस्ट राइटिंग को फाड़ भी देता है और तभी वहां पार्क में एक लड़की आती है। ये लड़की इन फटे पन्नों को उठा के पढ़ती है और वो एन के राइटिंग को बहुत क्रिटिसाइज करती है। वो कहती है कि तुम्हारे कैरेक्टर्स में डेप्थ और मोटिव की कमी है, तुम्हारी फोकस और राइटिंग ब्लरी है, तुम्हारे स्टोरी के मटेरियल्स और प्रॉप्स सही नहीं है, वगैरह वगैरह। अब अपनी ही इतनी बुराई सुन के एन को गुस्सा आता है, लेकिन ये लड़की हंसती है और एकदम से गायब होती है। इनफैक्ट यहाँ से सीन भी चेंज होता है, जहां हम एन को अपने कमरे में सोता हुआ पाते हैं। जब उसकी नींद खुलती है तो वो अपने आप टेबल पे एक कंप्लीटेड शॉर्ट स्टोरी पाता है जिसका नाम था सेल्फ इंट्रोडक्शन। अब ये कहानी एन के ही हैंडराइटिंग में लिखी हुई थी और देख के लग रहा था कि वही ये कहानी लिखा है, बट एन को बिल्कुल भी याद नहीं था कि वो ये स्टोरी कब लिखा। एन इस स्टोरी को पढ़ता है जो कि वाकई काफी अच्छी थी और ऐसे में वो पब्लिशर को अपनी ये स्टोरी भेज देता है। अब पब्लिशर या एडिटर, जिसका नाम एस है, वो ये कहानी पढ़ता है एंड ही वाज ब्लोन अवे। एस फौरन एन से मिलता है और एन की कहानी को एज ओपनिंग स्टोरी डालना चाहता है इन नेक्स्ट मंथ्स इशू अपने मैगजीन के। इसके लिए वो एन को ठीक ठाक पैसे देने के लिए भी तैयार था। एन वो स्टिल कंफ्यूज, लेकिन पैसे मिल रहे थे तो एन अग्री कर जाता है। अब ये कहानी एकदम वायरल हो जाती है, इतनी की ज्यादा डिमांड होने के कारण मैगजीन को कई बार रीप्रिंट करना पड़ता है। एन को अब दूसरे पब्लिकेशंस वाले भी साइन करना चाहते थे, लाइक मिसेस बी, ताकि एन उनके लिए नॉवेल्स या फिर स्टोरीज लिख सके। एन वाज सडनली वेरी फेमस और वो काफी पैसे कमाने लग गया था। ऐसे में वो कॉन्शियसली एक और नॉवेल लिखता है, लेकिन एस को ये नॉवेल बिल्कुल पसंद नहीं आती। एस तो ये तक कह देता है कि इस वाली नॉवेल को देख के लग रहा है कि आप इसे लिखे ही नहीं हो, ऐसा लग रहा है मानो कोई रुकी इसे लिखा हो। एन इस कहानी को दूसरे पब्लिशर्स के पास भी लेके जाता है, लाइक बी, और सबका सेम ही रिएक्शन था। इससे एन को गुस्सा आता है और उस रात वो वापस काफी पी लेता है। अब अगली सुबह जब उसकी नींद अपने डेस्क पे खुलती है तो उसके सामने एक और नोवेल लिख के रेडी थी। इस नोवेल का नाम था द एल्व्स एंड द शूमेकर्स और जब एस इसके इंट्रो को पढ़ता है तो ही वाज माइंड ब्लोन। एस कहता है कि नाउ दिस इज योर राइटिंग और इसे हम पब्लिश करेंगे। एस फौरन एन को पब्लिकेशन के ओनर से भी मिलवाता है और बुक को छापने के काम में लग जाता है। एन अब भी श्योर नहीं था कि ये नई किताब वो कब लिखा, बट ही वाज गोइंग विद द फ्लो। नाउ एज एक्सपेक्टेड ये नोवेल ब्लॉकबस्टर साबित होती है और एन अब कुछ ज्यादा ही फेमस और अमीर हो गया था। वो हर जगह इंटरव्यू दे रहा था, वेकेशंस पे जा रहा था, पार्टी कर रहा था। इनफैक्ट अब तो वो अपना घर भी एक बड़े शहर में ले लिया था, छोटे शहर को छोड़ दिया था। कुछ ही समय में एन 5 नए नॉवेल्स पब्लिश करवा दिया था और सब के सब ब्लॉकबस्टर थे। एन अब काफी एरोगेंट भी हो गया था, उसे खुद पे घमंड था और एक रात वो अपनी कार में कहीं जा रहा होता है जब अचानक वो खुद को अपने पुराने टाउन में पुराने घर के पास पाता है। उसके पुराने घर पे नो ट्रेस पासिंग वाले टेप लगे थे और वो घर के अंदर एक शैडो देखता है जो कि उसकी जगह नोवेल लिख रहा था। ये देख एन भागता है और वो वापस उसी पार्क में पहुंच जाता है जहां उसे पहली बार वो लड़की मिली थी। सरप्राइजिंगली आज भी उसे वो लड़की मिलती है और वो एन से बातें करने लगती है। वो एन से पूछती है कि लास्ट टाइम जो किताब एन लिख रहा था क्या वो उसे कंप्लीट किया। एन गुस्से में कहता है कि वो तो बेकार बुक थी, उसे मैं क्यों कंप्लीट करूंगा, मैंने उसके बाद कई अच्छे बुक्स लिखे हैं। लेकिन ये लड़की पूछती है कि आर यू श्योर कि तुम ही इन अच्छी बुक्स को लिख रहे हो? मोरओवर मुझे तो उस पुराने कहानी में ही दिलचस्पी है। इस पॉइंट पे एन एक बार फिर डाउट करता है कि क्या वो इन सक्सेसफुल बुक्स को खुद लिखा है। हम एन के आसपास अल्फाबेट्स को ऊपर उड़ते देखते हैं और ये लड़की कहती है कि मैं तो वो पुरानी बुक पढ़ने आई थी लेकिन तुम लिखे ही नहीं। एन यहाँ एकदम टूटने लगता है और वो कहता है कि मैं अकेला हूँ, मैं पागल हो रहा हूँ। और अचानक से एक बार फिर सीन चेंज होता है जहां हम एन को एक घर के सामने देखते हैं। घर से एक औरत निकलती है जो कि सपोजिटली एन की बीवी है और एन को एक बच्चा भी है। एन इस लाइफ में बहुत खुश है जहां उसकी नेबर्स से बनती है, उसकी एक लविंग फैमिली है और वो टाइम से अच्छे बुक्स भी लिखता है। यहाँ से सीन वापस कट होके पार्क के बेंच पे आता है जहां एन अब बूढ़ा दिख रहा है और वो अजीब से हालत में है। दिन एकदम से न्यूज आती है कि फेमस राइटर एन अब इस दुनिया में नहीं रहा।